आज की वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं स्पेशली अक्टूबर 2025 को लेकर के जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसके ताल्लुक से है। अब सबसे पहले ट्रैवलिंग को लेकर के हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जो भी फ़्लाइट की टाइमिंग होती है, जैसे कि मैं आपको निकलने से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मैं आपको टिकट्स की डिटेल्स वगैरह आइटनरी में आपको भेजूँगा। तो वो आइटनरी पे आपकी ट्रैवलिंग की टाइमिंग, डेट तो हमारी फ़िक्स है, ठीक है। टाइमिंग एग्जैक्टली सुबह की फ़्लाइट रहेगी क्या या शाम की फ़्लाइट रहेगी, वो आपको अपडेट मिल जाएगा, करेक्ट है। मान लो अगर शाम की 5 बजे की हमारी फ़्लाइट अगर है तो 4 घंटा पहले हमको एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अब ये 4 घंटा यूजुअली क्यों लेते हैं हम लोग, ये डिपेंड करता है कि अगर आप ऑन टाइम अगर निकल रहे हैं, 4 घंटा पहले अगर आप निकलेंगे तो फिर आप जो है एयरपोर्ट पहुंच करके जो है एहराम पहनना चाहो तो पहन सकते हैं। लेकिन कभी ट्रैवलिंग में लेकर के कुछ इश्यूज़ अगर हुए, आधा पौना घंटा आगे पीछे अगर आप हो रहे हैं, तो वो टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एहराम आप घर से ही पहन करके निकलो और 4 घंटा पहले पहुंचो। अच्छा, हर तरीके से क्या है, एक चीज़ का ख्याल आपको ये रखना है कि जब आप जो है घर से ही एहराम पहन करके निकल रहे हैं, ठीक है, तो नहाने से पहले, गुस्ल करने से पहले आपके नेल्स वगैरह जो है, नाखून वगैरह जो आप काट रहे हैं वो ख़त्म करो। अगर आप जो है मेहंदी वगैरह लगाना चाहते हैं आप, तो नहाने से पहले जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कर लो। और नहाते वक्त में अगर आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हो तो वो कर लो, बराबर है। और अगर आपने एक बार नियत कर ली, एहराम पहन लिया, तो आपको खुशबू की चीज़ हुए या नाखून हुए, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। ये चीज़ों की पाबंदियां हैं जो आपको नहीं करना है। अगर हम ये सारी चीज़ें बीच में अगर करेंगे तो हम पे दम लागू होगा। दम लागू होने का मतलब ये हुआ कि आपको एक बकरा ज़ुबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे मैं रहूं या मेरे बच्चे रहे, उनकी तरफ से भी फिर मेरे को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के अरकानों के अंदर जो पाबंदियां होती हैं वो पाबंदियां हम लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। तो पहला मेरा प्लान हुआ कि मैं एहराम घर से ही पहनूंगा। जब मैं एहराम घर से पहनता हूँ तो मर्दों के लिए 2.5 मीटर नीचे और 2.5 मीटर ऊपर कपड़ा है। उसके अलावा अंदर मुझे कुछ भी नहीं पहनना है। कुछ लोग शर्माने की वजह से बोल नहीं पाते हैं और जानबूझ कर के अंदर जो है शॉर्ट्स पहन लेते हैं, जबकि वो भी उनको नहीं पहनना है, बराबर है। जैसे आपको दफनाने वाले हैं उसी हालत में आपको कपड़े पहनना है, ऊपर 2.5 मीटर और नीचे 2.5 मीटर। अच्छा, जब आप कपड़ा चूज़ करते हो, एहराम का कपड़ा चूज़ करते हो, तो पतला वाला मलमल का कपड़ा चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम तवाफ़ करते रहेंगे, सफ़र के दौरान रहेंगे, तो कहीं खोंच लग जाए तो जल्दी फट जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, पसीने की वजह से आपकी बॉडी पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों का मेरे को ख्याल करते हुए जो टॉवेल वाला मोटा कपड़ा होता है वो वाले कपड़े को मैं यूज़ करूँगा। उससे एक और फ़ायदा ये होता है कि जब मैं उसको टाइट बांधता हूँ सीने पे और जब मैं लपेटता हूँ नीचे तक, तो वो इतना टाइट हो जाता है कि मेरे को बेल्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि मोटा कपड़ा रहता है ना, तो हवा में ज़्यादा लहराता नहीं है। तो मैं मोटे कपड़े को अगर लपेट लूँ, लपेट करके अगर यहाँ टोप देता हूँ, तो भी फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा। जब मैं नमाज़ों में झुकूँगा नीचे, तो वो कपड़ा इतना टाइट रहेगा, मेरी कमर में बंधा हुआ रहेगा कि सीने पे से मेरा कपड़ा जो है वज़ू, चाहे मैं सजदे में जाऊँ, चाहे मैं रुकू में जाऊँ, तो मेरा सीना खुला नज़र नहीं आएगा। तो उन चीज़ों को बचने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोटा वाला कपड़ा आपको लेना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने गुस्ल घर पे कर लिया। कई सारे लोग क्या करते हैं, गुस्ल घर पे कर लेते हैं, एहराम पहन लेते हैं, लेकिन नियत नहीं करते हैं। नियत एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में करते हैं। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि भाई रास्ते में है, कभी मेरा वज़ू टूट जाएगा, बराबर है, मेरे को बार बार वज़ू करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लो एहराम की हालत में है, अगर आपका वज़ू टूट गया सफ़र के दौरान, तो जहाँ पर पे आप पहुँचोगे, चाहे एयरपोर्ट पे पहुँचो या घर पे पहुँचो या होटल में पहुँचो, आप वहाँ पहुँच करके या हरम में भी पहुँचो, तो आप ताज़ा वज़ू करना चाहो तो कर सकते हो। उससे एहराम में कोई ख़राबी होने वाली बात नहीं है, बराबर है। अच्छा, अब मैंने एहराम पहन लिया, अब मैं 4 घंटा पहले आपको बुला रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ ये ख्याल करना है कि एक एहराम जो मैंने पहन रखा है, दूसरा एहराम जो आपके पास है उसको भी जो है, आपका जो हैंड बैग होता है ना 7 किलो का, जो आप कैबिन में लेके जाने वाले हैं, आपको वो हैंड बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा एहराम एहराम का कपड़ा रखना चाहिए। क्योंकि आप भी सफ़र में हैं, आपके बच्चे भी सफ़र में हैं। कभी एहराम में आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए गए, टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के लिए गए, कभी गंदगी वगैरह लग गई, एहराम नया नया पहना हुआ है, बच्चों को संभालने नहीं आ रहा है, तो कीचड़ में गिर गया है या ऐसी जगह लग गया है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दिल में शक और शुबा है कि शायद ये लग गया है कुछ गंदगी, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा एहराम ऊपर की तरफ रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो हैंड बैग आपका 7 kg का रहता है, उसमें आप जो सैनिटरी जितनी भी है
ब्रश वगैरह है, एक टॉवल है, या फिर छोटे स्नैक्स है, एक फ्रूट दो फ्रूट जो रहती है जो हम फ्लाइट में बैठ करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने स्पेशली सब लोगों को बोला हुआ है कि फ़्लाइट का टाइम टेबल आगे पीछे अगर हो गया, जैसे कि 5.25 घंटे का मेरा ट्रैवलिंग टाइम है, लेकिन उसमें अगर कभी 2 घंटा 3 घंटा का लेट अगर हो गया तो खाने का टाइम टेबल मेरा आगे पीछे हो जाता है। तो कम से कम ड्राई फ्रूट की 250 ग्राम की एक एक बैग जो है एक एक हाजी के साथ में रहनी चाहिए, तब तक के जब तक के हम लोग होटल नहीं पहुंच जाते। एक बार होटल पहुंच गए तो खाने का टाइम टेबल हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप एयरपोर्ट पे परचेस करने के लिए जाओगे तो 1000-1500 के नीचे का आपका बिल नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट मिनिमम एक रख लेने का हर एक हाजी के बैग के अंदर। अच्छा, जो लोग मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं उनके लिए क्या है, जैसा कि आप 14 दिन 15 दिन वहाँ पर स्टे करने वाले हैं तो 15 दिन की खुराक तो आप रख लोगे अपने साथ में, तो 12 से 13 दिन की खुराक आपको अपने लगेज में रखनी चाहिए और 2 दिन की खुराक आपको अपने हैंड बैग में रखनी चाहिए। क्योंकि 1-2 दिन जैसे ही आप ये ट्रैवल करोगे, क्योंकि 4 घंटा पहले आप घर से निकल रहे हो, फिर 5.5 घंटा जो है आपका ट्रैवलिंग टाइम है, फिर 1.5 से 2 घंटा वहाँ जद्दा एयरपोर्ट में भी आपको लगेगा, और फिर जद्दा से मक्का पहुँचने भी 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा। और फिर जैसे ही पहुँचोगे खाना वाना खाने के बाद में फिर फ़ौरन आप उम्रा करने के लिए चले जाओगे तो 3.5-4 घंटे का टाइम उम्रा करने भी लगेगा। अगर ये पूरा टाइम शेड्यूल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 14 से 15 घंटे का टाइम आपका होता है, बराबर है। तो ये 15 घंटे में आपको सब काम फटाफट 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 करने होता है। इसी बीच में मेरी कुछ तबीयत ख़राब हुई तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरी दवाएं मैं ढूंढते हुए लगेज में नहीं बैठूंगा, तो मेरी 2 दिन की खुराक जो है मेरे हैंड बैग में होनी चाहिए, जो गले में मैं बैग जो लटका रहा हूँ उसके अंदर होना चाहिए, बराबर है। तो इसलिए वो 2 दिन की खुराक आपको हैंड बैग में डालने बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ मेडिसिन ऐसी रहती है उसके बारे में इमिग्रेशन में पूछ लिया जाता है, तो डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन भी आपके साथ रहना चाहिए, और डॉक्टर को पहले से आप इंडिया से निकलते वक्त में इतला करके निकलो कि भाई खुदा ना करे कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो देर रात में भी मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, या मेरा नाम लेकर के कोई और फ़ोन करेगा तो आप प्लीज़ एंटरटेन करना, क्योंकि आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, आपके फैमिली मेम्बर कॉल करेंगे तो वो आपको पहचानेंगे, उनको नहीं पहचानेंगे। तो इस चीज़ का आप पहले से बोल करके रखेंगे, एक प्रिस्क्रिप्शन रखेंगे और एक जो मेडिसिन वगैरह जो रहते हैं वो, और डॉक्टर के कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो मेडिसिन हम लोगों को यहाँ मिलती है वो मेडिसिन वहाँ पे वो कंपनी की नहीं मिलती है और महंगी मिलती है, बराबर है। इसलिए ज़्यादा खुराक लेना है तो ज़्यादा खुराक लेकर के चल सकते हैं आप, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कुछ कुछ चीज़ों की ट्रैवलिंग के दौरान हम लोगों को पाबंदियाँ हैं, जैसे कि कुछ औरतें विग लेके चलती हैं, विग अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर शर्मा वाला सालन वगैरह रहता है, लोग यहाँ से बना के लेकर के जाते हैं, वो अलाउड नहीं है। मिठाई वगैरह आप लेके जा सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं। लोगों को पान सुपारी खाने की आदत रहती है, लोगों को सिगरेट पीने की आदत रहती है, लोगों को गुटखा खाने की आदत रहती है। यार ये सारी चीज़ें आपको जो है ना अवॉइड करनी है। आप वहाँ पर पे जा ही रहे हैं आज के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने के लिए, लेकिन शौक आप पूरे वहाँ जा कर के करना चाह रहे हैं, सिगरेट भी पीना चाह रहे हैं, गुटखा भी खाना चाह रहे हैं, पान भी खाना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में तब्दीली कहाँ से आने वाली है। तो आपको अपने ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी कि जो जो बुरी आदतें आपकी है वो सारी बुरी आदतें में फ़र्क आना है आपका, इसलिए सारी चीज़ों को पाबंद करके अपने को आगे बढ़ना है। अच्छा, लगेज को लेकर के जैसे कि 25 kg और 7 kg का आपका लगेज है, तो अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो 25-25 किलो का आपका वज़न हो गया, और हैंड बैग जो आप कैबिन में लेके जाने वो 7 kg का हो गया। लेकिन जाते ही वक्त में आप 25 किलो और 7 किलो अगर लेकर के जाएंगे तो 32 किलो आप लेकर के जा रहे हैं, तो वापसी में फिर वो 32 किलो का सामान आएगा, फिर जो शॉपिंग करेंगे वो भी आएगा, फिर जो खजूर वगैरह लेंगे वो भी आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि निकलते वक्त में कि आप पहले से तय कर लोगे कि आपको खजूर कितना लेना है। अगर एक पर पर्सन आपने 10 किलो खजूर लेने का तय कर लिया है तो आते वक्त में भी 25 किलो ही आने वाला है, तो आपको 15 किलो ही सामान यहाँ से लेकर के जाना है, बराबर है। तो 15 किलो और वो 7 किलो, इस हिसाब से 22 किलो का वजन आपका जाएगा, और आते टाइम पे 32 किलो का सामान आपका लेकर के आएंगे। तो ये कैलकुलेशन आपके वहीं पे रहने हैं, बराबर है। जमजम का जो 5 लीटर है वो टूर वाले ही देते हैं, वो हम लोगों को वापसी में जद्दा एयरपोर्ट पे ही मिलता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कुछ हाजी क्या करते हैं, 2-2 लीटर की 3-3 लीटर की पानी की बोतलें जो है अपने लगेज के अंदर डाल लेते हैं, उसके वजह से लगेज बढ़ जाता है, और जब उनको ज़्यादा वज़न नज़र आता है तो वो लोग लिटरली बैग खोल करके उसमें से पानी की बोतलें निकाल देते हैं, बराबर है। तो ये चीज़ों का भी मेरे को ख्याल करना है। देखो, जमजम का मतलब ही ये हुआ कि उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी इतनी बेस्ट है कि आप उसको सादे पानी में भी मिला दोगे ना तो वो भी जमजम बन जाता है, बराबर ना। तो जो जमजम आपको मिल रहा है ना वो डायरेक्ट कुएं से नहीं भरा जा रहा है, उसको बड़े बड़े हाउसों में भरा जाता है,
और उसके अंदर जमजम का भी पानी मिक्स और पीने का पानी भी मिक्स करके जो है वो डाइल्यूट करके वो लोग आपको बॉटल्स में भर करके दे रहे हैं, बराबर है। तो आप भी जब यहाँ पे लेकर के आएंगे तो बोलने वाले रिश्तेदार आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप मेरे को जो है ना एकदम प्योर वाला लेकर आए, बॉटल में से निकाल करके दो बोलते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। वो 5 लीटर की जमजम है, एक 25 लीटर का बैरल पानी का बॉटल का बनाओ आप, उसके अंदर 5 लीटर उसमें मिक्स कर दो, पूरा 30 लीटर आपका जो बना है वो पूरा जमजम बन गया है। अभी उसकी प्योरिटी ही है, वो जमजम की ही खासियत है कि वो बाकी के पानी को भी जमजम बनाता है। तो फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेंगे, है ना। अब रही बात खजूर की, तो आपको तो वहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से आपको लेना है। तो आप 4 लोग 5 लोग जाने वाले हैं, तो आप चाहे अजवा ले लो, चाहे आप अंबर ले लो, चाहे आप मदनी ले लो, लेकिन आपको वहाँ पे नेगोशिएट करना है। और ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं खजूर लेना है आपको तो आपको मक्के से नहीं लेना है, मदीने से लेना है, क्योंकि आपको पूरा वज़न उठा करके मक्के से मदीने लेके जाना पड़ेगा। फिर 15 दिन आपको रूम में भी रखना है वहाँ पर पे। अगर खजूर अगर ख़राब अगर शुरू होना हुआ, क्योंकि आपके पास फ्रीज़र नहीं है वहाँ पर रखने के लिए, ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, निकलने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले लेते हैं। और खजूर वाले से भी जब वो दिखाता है ना तो ऊपर तेल लगे हुए रहते हैं तो चमकते भी दिखते हैं। जब आप लो तो उसको प्रॉपर तरीके से बॉक्स हिलाने के लिए बोलो और उसको प्रॉपर से जो है दूसरे बैग के अंदर उंडलने के लिए बोलो, तो आपको अंदर कचरा है या कीड़ लगा हुआ है वो समझ में आएगा। इन चीज़ों का तुमको भी ध्यान रखना है। और लेकर के आए और लेकर आकर के अगर अजवा है तो आप उसको फ्रीज़र के अंदर रखो। अगर आप उसको बाहर अगर रखोगे तो उसमें कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो साफ़ सफाई से नहीं होता है, डायरेक्टली वो बाग से लेकर आते हैं और पैकिंग करके उसको बेच देते हैं। उसमें पत्ते भी रहती है, छोटी काड़ियाँ भी रहती है, तो उसमें कीड़े मकोड़े आने के पूरे चांसेस रहते हैं। बहुत सारे हाजियों की कंप्लेंट आती है कि भाई हम लोग लेकर के आए और महीने भर के अंदर पूरे खजूर ख़त्म हो गए, तो आपने उसको साफ़ सफाई करके नहीं रखा, उसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखा, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, खजूर निकालना है, 1-1 किलो आधा किलो की आपको पैकेट्स बनाना है, बना करके आपको फ्रीज़र के अंदर रखना है और एक एक करके निकालते देते चले जाना है, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर ख़राब भी होगी तो 1-2 थैली ख़राब होगी, पूरी की पूरी ख़राब नहीं होगी, है ना। अच्छा, ये तो रही चीज़ें हमारी खजूर को लेकर के। अब जब हम लोग पहुँचेंगे बॉम्बे एयरपोर्ट, तो 4 घंटे के टाइमिंग में 1 घंटा हम लोग लेते हैं सारे हाजियों को जमा करने में, क्योंकि सारे हाजी बोलते जो टाइम पे वो टाइम पे पहुंचते नहीं हैं, तो सबको एडजस्टमेंट करने में हम लोगों को भी टाइम लगता है। तो वैसी सूरत में 1 घंटे का टाइम हम लोग लेंगे ही लेंगे। सारे हाजियों के पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा वगैरह उनके हाथ में देने के बाद में जब एक बार ग्रुप पूरा अंदर चला जाएगा तो फिर वापस हम लोग बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि कभी नेटवर्क का इशू हुआ तो बाहर वाला अंदर फ़ोन करता रहेगा, अंदर वाला बाहर फ़ोन करता रहेगा, फ़ोन नहीं लगेगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे पूरे हाजी जमा होते हैं वैसे ही फ़ौरन अंदर हम लोग लेके चले जाएंगे। जैसे ही अंदर लेकर के गए, अब सब हाजियों की सबसे पहले बच्चे रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, उनको विंडो सीट चाहिए रहता है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये टूर ऑपरेटर ही है जो उनको विंडो सीट अलॉट करने वाला है। हम सिर्फ टिकट इशू करते हैं। आपको अपना पासपोर्ट और अपना लगेज लेकर जा कर के जब आप जो है जो काउंटर पे बैठे होते हैं एयरलाइंस वाले स्टाफ के हाथ में जब आप देते हो तो चारों पासपोर्ट, पांचों पासपोर्ट आपको एक साथ देना है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी 5 सीटिंग की अरेंजमेंट के हिसाब से आगे 2 पीछे 2 या आगे 2 पीछे 3 अरेंज करके देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर पे उनको रिक्वेस्ट करोगे तो जो विंडो सीट अवेलेबल होगी तो वो दे देंगे, नहीं अवेलेबल है तो वो बीच के रो के अंदर आपको एडजस्टमेंट करके देंगे। उसमें टूर ऑपरेटर का कोई रोल नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो बुकिंग के वक्त में ही आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि भाई मेरे को व्हील चेयर चाहिए, ताकि हम टिकट बुकिंग करते टाइम पे हम व्हील चेयर डाल दें। लेकिन अगर आप बाद में अगर बोलते हो एयरपोर्ट पे कि आपको व्हील चेयर चाहिए, तो 1500 से 2000 रुपये लोग खाली व्हील चेयर का चार्ज करते हैं, एक आदमी भी साथ में देते हैं। इसलिए ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे ही व्हील चेयर चाहिए तो ये आप बात बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट पे आपको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे आपको मक्के मदीने में आपको व्हील चेयर लगेगी, तो आप यहाँ से रेंट पे ले लो। आप रेंट पे ले करके जो है, चाहे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको ढकेलने वाला एक शख्स अवेलेबल है तो उनके लिए आप लो। लेकिन दूसरी चीज़ भी ये ख्याल करना है कि 4-5 लोग अगर आप जा रहे हैं और घर का एक बड़ा शख्स को आप व्हील चेयर पे लेके जाने वाले हैं, तो उसको व्हील चेयर से तवाफ़ कराएंगे पहले दूसरे माले से, और बाकी के लोग जो है नीचे से तवाफ़ करेंगे काबे के आसपास से। तो ये फ़र्क आप लोगों का आ जाएगा। तो कुछ फैमिली इधर बढ़ जाएगी, कुछ फैमिली उधर बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर टूर वाला कोई रोल अदा नहीं करता है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे क्या करना है, बराबर है। लेकिन यहाँ से अगर आप किराए पे ले लोगे तो क्या होगा, हार्डली लोग 1500 से 2000 रुपये डिपॉजिट लेते हैं और 500 रुपीज़ मंथ का रेंट लेते हैं। वो लेकर आकर के जो है आप आराम से जो है
एक बार तवाफ़ कर लो, 2 बार तवाफ़ कर लो, 2 उम्रा कर लो, 3 उम्रा कर लो। अगर दिल नहीं बोला तो आप रूम पे ही रख दो उसको और फिर पैदल चले जाओ, तो पूरा 15 दिन आप आराम से मक्के और मदीने में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो नहीं नहीं, लेकर आने और लेकर जाने की झंझट लगेगी मुझे, मैं वहीं से ले लेता हूँ, तो वहाँ पर भी खाली एक बार का तवाफ़ और उम्रा कराने का 250 से 300 रियाल लोग लेते हैं। तो 300 रियाल के यहाँ 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये हो जाते हैं खाली एक बार कराने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, कुछ लोगों के दिल में सवाल ये आता है कि भाई व्हीलचेयर क्या लगेज में इंक्लूड रहेगा? व्हीलचेयर लगेज में इंक्लूड नहीं रहेगा, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ ही है और उसका चार्ज नहीं करती है एयरलाइन फिलहाल। ठीक है, तो ये चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अब जब हम पहुंचेंगे, डिपेंड करता है कि फ़्लाइट अगर हमारी ऑन टाइम अगर पहुंच गई तो हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे हैं, औरतें ज़्यादा हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फ़्लाइट अगर ऑन टाइम पे पहुंची है तो आप खाना वाना खा लो, खाना वाना खा करके आधा एक घंटा थोड़ा सा आराम कर लो और फिर आप निकलो। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि फ़्लाइट अगर कभी लेट अगर हो गई कि हम 12 बजे 12:30 बजे पहुंचने वाले हैं, लेकिन खुदा ना करे हम पहुंचे शाम में पहुंचे, मान लो जैसे कि आप सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे के करीब आप पहुंच रहे हो, तो हम फिर आपको वो टाइम पे जाने के लिए नहीं गाइड करेंगे। हम बोलेंगे 2 घंटा 3 घंटा आप आराम कर लो, सुबह उठो, उठ करके नाश्ता वगैरह कर लो, फजर भी आप जो है होटल में ही पढ़ लो, और नाश्ता करके जब आप निकलोगे तो नाश्ते के टाइम से ले करके ज़ोहर के टाइम के बीच में 3-4 घंटे का टाइम होता है, तो बीच में आपको नमाज़ें नहीं मिलेगी। और नमाज़ें नहीं मिलने का फ़ायदा ये होता है कि तवाफ़ करते टाइम पे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ और अज़ान हो रही है या फिर जमात खड़ी हो रही है, तो मेरे को कहाँ रुकना है और कहाँ से शुरू करना है। ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं भाई ऐसा वक्त चूज़ करो जिसमें आपको बीच में नमाज़ें ना मिले, बराबर ना। ठीक है, अब हम जो है मान लो सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद में अभी अपन निकल रहे हैं उम्रा करने के लिए, तो सारे हाजियों को हम लोग लेके जा करके एक ऐसे मकाम पे लेके जा करके खड़े करते हैं जहाँ से रूबरू आमने सामने काबा नज़र आए। ठीक है, अच्छा, जब आप घर से निकल रहे थे, जैसे ही आपने एहराम पहना और अगर आपने नीयत कर ली है, तो नियत करने के बाद में फ़ौरन आपको तलबिया पढ़ना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नियामता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जब भी पढ़ेंगे तलबिया ऐसा आप 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार तलबिया पढ़े आप। अभी मोबाइल का ज़माना है तो हर कोई लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में मोबाइल में हम कुछ भी देखते हैं और कुछ भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा भी शक और शुबा है कि आपके मोबाइल में क्या है और क्या नहीं है, तो आपको फ़ौरन अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ, अपनी पर्सनल वीडियो, सारी चीज़ें को डिलीट करनी चाहिए। डिलीट करके ऐसा आप लेकर के जाओ कि कभी खुदा ना करे वहाँ पे किसी ने अगर आपसे हाथ में पुलिस वाले ने या कोई डिपार्टमेंट वाले ने आपका मोबाइल अगर मांगा, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपकी गैलरी अगर वो ओपन करके अगर देख रहा है तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ सारी चीज़ें निकलने के लिए। ठीक है, अच्छा, जब आप पहुँचे वहाँ पर पे, तो जैसे ही हम होटल से निकल रहे तो फिर हम तलबिया पढ़ते हुए निकलेंगे। तलबिया पढ़ते पढ़ते फिर हम हरम तक पहुँचेंगे। हम लोग आपको एक जगह मकाम पे लेके जाके खड़े करेंगे जहाँ पे आप लोग अपनी नज़रें नीचे रख करके जाएंगे, और फिर हम लोग आपको बोलेंगे कि देखो अभी सामने काबा नज़र आ रहा है, तो आप देख करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आपको दुआ मांगना है आप दुआ मांगेंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन दुआ आपके लिए ये होती है कि आप दुआ ये मांगो कि आज के बाद आप जो भी दुआ मांगो अल्लाह ताला वो दुआ को ऐसी कबूल कराए जैसा वो चाहता है ना। और सबसे पहले आपको अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मांगना चाहिए, फ़लस्तीन के जो मज़लूम हैं उनके लिए दुआ मांगना चाहिए, फिर आपके घर, आपके रिश्तेदारों के लोगों के लिए आप जो है दुआ फरमाओ। अच्छा, अगर आपने खड़े रह करके आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आपने दुआ मांगी, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग दुआ मांगते मांगते भी वीडियो बनाते हैं, है ना। तो मेरे दिल में कभी कभी सवाल ये आता है कि जब तुम वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारा ख्याल दुआ मांगने पे कहाँ है? तुम्हारा ख्याल तो वीडियो बनाने के ऊपर है। तो ऐसी चीज़ें आप मत डालो कि लोग जो है वो देख करके वैसा ही करने की फिर से कोशिश करें। तो आप तो अपनी इबादतें ख़राब कर रहे हो, आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हो कि आप भी ऐसा कर सकते हो, तो वो भी आपके पीछे 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 जो कम दिमाग वाले लोग होते हैं वो ये हरकतें करते हैं, बराबर है। और बहुत सारी चीज़ें, एक और चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में नज़र आती है, जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, जो बहुत अच्छे करीबी कपल होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले से इमेजिनेशन करते हैं कि भाई एहराम पहनने के बाद में हम हाथ पकड़ करके जो है तवाफ़ करेंगे। भाई आपकी बीवी आपके ऊपर हलाल है, लेकिन एक बार आपने एहराम पहन लिया अब वो तुम्हारे लिए हराम है ना।
तो अगर मेरे को मेरी बीवी का हाथ पकड़ने के बाद में भी अगर मेरे को ख्याल आता है, उसके हाथ पकड़ने के बाद में कुछ ख्याल भी अगर आता है, तो वो भी हराम और वो शिर्क में शुमार है। तो अब आपने एहराम पहन लिया है तो आपका ख्वाबों और ख्यालों में सिवाय खुदा का घर, उसके नबी के अलावा कोई और ख्याल आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि मेरी वाइफ ही है फिर भी मैं हाथ पकड़ता हूँ, मैं कंधे पे हाथ रखता हूँ, ठीक है, मैं उसके सर पे हाथ रखता हूँ, मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि मैं भी एहराम में हूँ। ये सारी चीज़ों का जो है ना मेरे को बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, कर तो रहा हूँ मैं तो गलती कर ही रहा हूँ और उसकी वीडियो बना करके मैं सोशल मीडिया पे भी डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से तकलीफ ये हो रही है कि बाकी को लोगों को लग रहा है जिनको इल्म नहीं है, चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, उनको इल्म नहीं है, तो उनके दिलों में भी एक ख्याल आता है कि भाई हम भी ऐसा करेंगे करके। हमने एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, उसमें मियाँ बीवी दोनों एहराम की हालत में है और काबे को जाकर के लोग दोनों जन चूम रहे हैं और गले में हाथ डाल करके ऐसे चूम रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी अपने को ख्याल करना है। कोई गलत काम नहीं कर रहे आप, लेकिन आपको देख करके दिमाग में मेरे क्या ख्याल आ रहा है उसका भी तुमको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब आप एहराम पहन लो तो आपकी बीवी भी आपके ऊपर हराम है, जब तक आप एहराम से आप फारिग नहीं हो जाते। करेक्ट है। अच्छा, जब मैं अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद में काबे के 4 कॉर्नर है, तो मेरी जो तवाफ़ शुरू होगी दुआ मांगने के बाद में हज़र अस्वद से मेरी जो है तवाफ़ शुरू होती है। 7 चक्कर को मिला करके आपकी एक तवाफ़ होती है। एक चक्कर को हम तवाफ़ नहीं बोलेंगे, बराबर है, लेकिन 7 चक्कर जो है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 और 4 के पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसा 3 और 4 के पार्ट में इसलिए डिवाइडेड है कि जब पहली बार मक्का फ़तह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को हुक्म दिए कि जब आप तवाफ़ करो काबे का तो 3 चक्कर जो है आपको अकड़ के चलना है, स्पेशली मर्दों को, बराबर है। शुरू के जो 3 चक्कर होंगे आपको वो अकड़ के चलना है, ठीक है, ताकि दुश्मन के ऊपर, काफिरों के ऊपर या मुशरिकीनों के ऊपर जो उस वक्त मक्के के हुदूद में रह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे जंग लड़ी थी, उनसे वो जीते थे जंग, तो उनके ऊपर रुबाब पड़ने के लिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको जो अकड़ के चलना है और बाकी के जो 4 चक्कर होंगे वो आपको अदब में चलना है। तो ये 3 और 4 का पार्ट आप डिवाइड करके चलेंगे, है ना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि मैं जब चक्कर शुरू करता हूँ, अब मैं फ़ौरन पहली बार मैं काबे को देख रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हो करके फ़ौरन जा करके काबे को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं फ़ौरन जा करके काबे को हाथ लगाऊंगा तो मेरे से पहले जो पहुँचे वाले लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, प्यार में बोलो, मोहब्बत में बोलो, अदब में बोलो, उन्होंने वहाँ जा करके खुशबू लगाई हुई है, इतर लगाई हुई है, और मैं इस वक्त एहराम की हालत में हूँ। अब मैं एहराम की हालत में रह करके जाके मैं फ़ौरन अगर हाथ लगाऊंगा तो वो इतर, वो खुशबू मेरे एहराम पे और मेरे हाथों पे लगेगी तो मेरे पे दम लागू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मेरे को फ़ौरन एक्साइटमेंट में आकर के, चाहे हज़र अस्वद हुआ या चाहे काबा हुआ या हतीम का एरिया हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कोई स्ट्रक्चर से टच करने की को अवॉइड करना है आपको। पता नहीं कोई किसी ने वहाँ पे इतर लगाया हुआ रहेगा या कुछ इतर की चीज़ से पकड़ के हाथ पकड़ा होगा वहाँ पर, तो वो खुशबू लगने के पूरे चांसेस हैं। एक और चीज़ है, एयरपोर्ट पे जो मेरे रिश्तेदार मेरे को जो छोड़ने आते हैं वो लोग भी जो है गुस्ल किए हुए रहते हैं और उन्होंने भी इतर लगाई हुई होती है, और मैं एहराम की हालत में हूँ, जो मैं नियत करके एयरपोर्ट पहुँचा हुआ हूँ। अब वो लोग मेरे से गले मिल रहे हैं तो वो इतर भी मेरे को इतर लग रही है, तो इन चीज़ों को भी मेरे को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एहराम की हालत में हैं तो और नियत कर चुके हैं तो, अगर आपने नियत नहीं की है, फ्लाइट में बैठने से पहले लॉन्ज में बैठ करके आप जो है नियत करने वाले हैं या फ्लाइट में बैठ के नियत करने वाले हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है ना। तो कई बार हाजी क्या करता है, घर से निकलते वक्त में जो है खाली एहराम पहन लेता है, और जब हमारा इमिग्रेशन अंदर हो गया, लगेज हमने डाल दिया है और सिक्योरिटी चेक हमारी हो गई, तो आधा घंटा पौना घंटा पहले एयरलाइंस वाले आपको एक लॉन्ज में बिठाते हैं। तो हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद और वज़ू खाना बना हुआ है, तो आपके इंडिया में बॉम्बे में भी वज़ू खाना और मस्जिद बनी हुई है, तो आप आराम से वहाँ जाओ, जा करके जो है वज़ू कर लो, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है कर लो, वज़ू करके 2 रकात नफिल नमाज अदा करके फ़ौरन फ्लाइट में बैठ जाओ। अच्छा, जब आप फ्लाइट में बैठते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लेट पहुंचते हैं या फ्लाइट लेट हो जाती है, तो फ़ौरन हम लोग को एयरलाइंस वाले फटाफट अंदर बिठा देते हैं, बराबर है, तो मेरे को नमाज़ पढ़ने का भी मौका नहीं देते और मुझे एहराम पहनने का भी मौका नहीं देते। खुदा ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मैं लेट आया और फ्लाइट लेट है ऑलरेडी, तो लोग मेरे को ना एहराम पहनने देंगे ना मेरे को वज़ू करने के लिए देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, फ़्लाइट में अंदर चला जाऊँगा। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। क्यों मालूम है आपको, ये चीज़ ख्याल करके चलना पड़ेगा
कि सबको ये मालूम है, जब आपने टिकट दिया, वीज़ा दिया, इंश्योरेंस वहाँ पे सबमिट किया, तो सबको ये मालूम है कि आप उम्रा वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो और आप मक्के मदीने जा रहे हो। अगर सामने वाला गाली भी अगर दे रहा है, आपसे बदतमीजी से भी पेश आ रहा है, आप उसके साथ वैसी बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लिए वो अहम नहीं है, आपके लिए वो जगह अहम है जहाँ पर पे आप जा रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि एयरलाइंस वाले हम लोगों को एहराम पहनने नहीं देते हैं, या फिर लेट होने की वजह से फटाफट अंदर कर देते, तो हाजी झगड़ते हैं और गाली गलौज कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तो आप जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा आप एहराम की हालत में हो, ये अपने आप को ये बोल करके रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी गलती नहीं होने के बावजूद भी आप गलत हो जाओगे दोनों तरीके से। शरीयत के तरीके से भी आप गलत हो जाओगे क्योंकि आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि आपको नहीं करना था, लेकिन एयरलाइंस की गलती थी, लेकिन फिर भी वो सही साबित हो जाएंगे क्योंकि वो अपने टाइम को और अपने काम को वो प्रायोरिटी दे रहे थे, अहमियत दे रहे थे। करेक्ट है। तो इन चीज़ों का अपने को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अच्छा, अब निकलते वक्त में हर फैमिली को हम लोग ये बोलते हैं कि एक फ़ोन आप लोग अपने साथ रोमिंग ज़रूर रखो, क्योंकि एयरपोर्ट पे बोलो या आप जिद्दा उतरने के बाद में लगेज की वजह से आप आगे पीछे हो गए, इमिग्रेशन की वजह से आप आगे पीछे हो गए, तो हम लोग आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका एक फ़ोन मिनिमम हमारे साथ रोमिंग में रहना चाहिए, है ना। अगर रोमिंग में नहीं होता है तो एटलीस्ट कम से कम व्हाट्सअप आपका कॉलिंग रहना चाहिए। और आप अपने घर के बुजुर्गों को भेजते हो तो कम से कम उनको 2 चीज़ें सिखा दो कि फ़ोन पे बात करना और डायल करना, कहीं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को ये फ़ोन डायल करना भी नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कभी भी गाइड नहीं करेंगे 70 साल 80 साल के लोगों को आप अकेले भेजो, है ना। ये स्पेशली इंडिया में, पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में एक ट्रेंड बना हुआ है लोगों का कि घर बन जाएगा, बच्चों की शादियां हो जाएगी, तब हम हज के लिए और उम्रा में जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये आपको शादियों से पहले, अपनी बच्चों की शादियां होने से पहले आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें बता देनी है, लेकर के जाना है, सिखा देना है, ताकि वो आने वाले दिनों में अपने हिसाब से सारी चीज़ें प्लान कर सकें, है ना। जब 70 साल 80 साल की उम्र में आप पहुंचोगे, आपका जिस्म साथ नहीं देगा, तब आप खड़े खड़े इतना रोओगे वहाँ पर पे, आपको एहसास होगा कि मैंने घर भी क्यों बनाया, मैंने प्रॉपर्टी भी क्यों जमा की, मैंने पहले ये काम कर लिया होता। तो वो बाद में एहसास आने से बेहतर ये है कि अभी आपको ये चीज़ मालूम पड़ रही है तो आप उसको आज से ही शुरू करो, और जब तक कि आपके जिस्म में जान है उससे सबसे पहले आपका हज नहीं तो उम्रा कम से कम आप मुकम्मल कर लो, है ना। फिर बाद में गिड़गिड़ाने से, रोने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे की शादी होने के बाद में सब अपने घरों में लग जाएंगे, आपके पीछे कोई ख्याल देने वाला नहीं रहेगा, कोई लेके जाने वाला भी नहीं रहेगा। कई सारे लोग हमको अभी कॉल करते हैं और बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चों, मैं उनका बेटा हूँ, आप मेरे डैडी को लेके जा सकते हैं क्या, मेरी मदर को लेके जा सकते हैं क्या। तो ये चीज़ का उनके पास टाइम भी नहीं है, तो आप किन किन लोगों के हाथ पैर जोड़ेंगे। इससे बेहतर है कि जब तक कि आपके पास दम है आप जाओ, जाके फ़ौरन अपनी इबादतें करके मुकम्मल होकर के आ जाओ। अच्छा, और चीज़ है कि सिंगल लेडीज़ आती हैं हमारे पास उम्रा करने के ताल्लुक से, हम कभी भी उनको ये नहीं बोलते कि भाई आप जा सकते हो या आप नहीं जा सकते हो, लेकिन कोई खुद होकर के हमसे सवाल करता है कि मैं अकेली लेडीज़ हूँ, मैं जा सकती हूँ क्या, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई जाना है, टेक्निकली टर्म्स के हिसाब से अगर आप बात करो आप जा तो सकते हो, लेकिन आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरे शौहर हयात है या नहीं है, या मैं तलाकशुदा हूँ, या मेरा बेटा है या नहीं है, या मेरे दामाद है क्या नहीं है, ठीक है, आपके भतीजे हैं क्या नहीं है। तो ये जो महरम वाले रिश्ते हैं, अगर ये रिश्ते आपके घरों में अवेलेबल हैं तो पहले आप उनको कन्विंस करके उनके साथ में जाने की कोशिश करो। लेकिन अगर ये कोई भी रिश्ते नहीं है तो आपकी उम्र क्या है, आप 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में अगर है, आपको खुद को आईने में देख करके अगर ऐसा लगता है कि मेरे सफ़र करने पे कोई गैर मर्द मेरी तरफ माइल हो सकता है, तो फिर आपको वो सफ़र नहीं करना है ना। क्योंकि आप अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, ना किसी को दिखाने के लिए आपके दिल में शौक़ है वो पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं। आप अल्लाह को अगर राज़ी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें, वो फॉर्मेलिटी शरीयत के अंदर जो आती है, कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है उसको लेकर के चलना है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आप अकेले आ सकते हो, उसने आपको इनविटेशन दे रहा है कि आप आना चाहो तो आ सकते हो, आप उसका टिकट खरीद के जाओ, आप उसका वीज़ा खरीद के जाओ, आप उसकी होटल खरीद के जाओ, लेकिन जाना है या नहीं जाना है फिर भी ये तुम्हारे इख्तियार में है। खुदा सब का है तो आपका भी है, तो आप अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके दिमाग में, ख्वाबों ख्यालों में पहले ये बात आनी चाहिए कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपका फिर भी दिल बोलता है तो चाहे वो गुनाह हो, वो आपके हक़ में है, टूर वालों के हक़ में नहीं है, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया है ये सारी चीज़ें, हर वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि अकेली लेडीज़ का जाना सही नहीं है। आज आपको सही लगता है
एक वक्त ऐसा आएगा कि तादाद में औरतें जाना शुरू अगर हो गई तो महरम की कोई वैल्यू नहीं रही। वैल्यू तो छोड़ दो, लेकिन वहाँ जाकर के जो खुराफातें होंगी, जो गंदगी है जो सामने नजर आएगी, उस वक्त में फिर आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने जो कानून रखा है वो सही कानून रखा हुआ है, बेहतरीन कानून रखा हुआ है सफ़र करने के ताल्लुक से लेकर के, है ना। तो ये चीज़ का भी मेरे को ख्याल करना है। ओके, जब हम पहुँचेंगे काबे का, जब मैं तवाफ़ करने के लिए शुरुआत अगर करूँगा तो मैं दूर से हजर अस्वद को देख करके चूमूंगा। जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने 3 बार चूमा। अब मैं तवाफ़ करना शुरू करूँगा। जब मैं तवाफ़ करता रहूँगा तो मेरी नज़रें ना हमेशा जो है काबे की रुख की तरफ होनी चाहिए, बराबर है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, क्लॉक टावर है, मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ या मोबाइल पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, एक चीज़। और कई सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में वीडियो कॉल करते हैं अपने घर में, और घर वाले लोगों को जो है वीडियो कॉल पे बताते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। अब वो औरतें जो है पर्दा करती है नॉर्मली, लेकिन जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो वो तो पर्दा करके नहीं बैठेंगे। उनको तो लगेगा कि तुम वीडियो पे बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे जो तवाफ़ कर रहे हैं उनको उनकी शक्लें नज़र आएंगी, आपके घर के हालात पूरे नज़र आएंगे। इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती है पब्लिक। वो बोलते हैं नहीं, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों लाखों की तादाद में आपके पीछे लोग तवाफ़ कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते भी उनकी नज़र चली जाती है आपके ऊपर, आप मोबाइल पर किससे बात कर रहे हो करके। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बल्कि हम तो बोलते हैं कि आप मोबाइल अवॉइड ही करो ना। अगर आप इतने सालों तक मोबाइल यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, जब उनके घर पहुंच रहे हो, अल्लाह ताला के घर पहुंच रहे हो, तो वहाँ पे सोशल मीडिया को क्यों यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ों का भी मेरे को ख्याल करना है। अच्छा, जब मैं तवाफ़ करना शुरू करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन है, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करके पढ़ते हुए मैं तवाफ़ करूँगा। अगर मुझे चौथा कलमा आता है तो मैं चौथा कलमा पढ़ते हुए तवाफ़ करूँगा, या सबसे बेहतर है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँ। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैं जो हजर अस्वद से शुरू करूँगा, फिर एक दूसरे कॉर्नर पे आऊँगा, दूसरे कॉर्नर से मैं तीसरे कॉर्नर पे आऊँगा। तो तीसरा जो कॉर्नर है वो है रुक्न यमनी। रुक्न यमनी का जो है एक मकाम है, वहाँ पर जैसा हजर अस्वद का कॉर्नर पे कैसे सिल्वर कलर का जो है काबे के पत्थर में जड़ा हुआ है, यहाँ पे जड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उतना हिस्सा खुला रखा हुआ है, बराबर है। उसको बोलते हैं हम लोग रुक्न यमनी। रुक्न यमनी के पास जब आप पहुँचोगे तो वहाँ से आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार पढ़ते 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 आपको वापस हजर अस्वद तक के पहुँचना है। ज़रूरी नहीं है कि रुक्न यमनी से लेकर के हजर अस्वद तक के पूरा एक ही बार रब्बना आतिना पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी लंबी जगह है, 30 से 40 फुट की लंबाई है वो। तो आप 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहो उतनी बार आप पढ़ सकते हो, बराबर है। पढ़ते हुए आप जो है हजर अस्वद तक के पहुँचो। पहुँच करके फिर से आप देखोगे, फिर से आप दूर से चूमोगे। अच्छा, कभी कभी हम तवाफ़ करते रहते हैं ना, तो जानबूझ करके कुछ लोग करते हैं, कुछ कुछ लोग अनजाने में ना अंदर अंदर आ जाते हैं। जब आप अंदर अंदर आएंगे तो धक्का मुक्की ज़्यादा बढ़ते रहेगी आपकी, बराबर ना। तो कोशिश क्या करना है, आपको बाहर बाहर की तरफ से ही तवाफ़ करना है, ताकि राउंड आपका लंबा होगा लेकिन आपका फटाफट तवाफ़ हो जाएगा, जल्दी तवाफ़ हो जाएगा, धक्के कम लगेंगे, बराबर है। गिरने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, है ना। तो मैं तवाफ़ करते 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 फिर दूसरी चक्कर पे आऊँगा, फिर दूसरी बार मैं फिर से हजरत अस्वद के पास पहुँचूंगा, मैं फिर से 3 बार चूमूंगा और मैं फिर से दूसरी चक्कर शुरू करूँगा। तो इसी तरीके से जब जब मैं हजरत अस्वद पर पहुँचूंगा वहाँ 3 बार चूमता जाऊँगा, और जब जब मैं रुक्न यमनी के पास पहुँचूंगा मैं रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ता हुआ वापस से हजरत अस्वद के पास पहुँचूंगा। इस तरीके से टोटल मुझे क्या करना है, 7 चक्कर मुकम्मल करना है। अब खुदा ना करे ये 7 चक्कर करते करते बीच में मेरा वज़ू टूट गया। अब शुरू के 3 चक्कर में मैंने पहला चक्कर कर लिया, अब मेरा वज़ू टूट गया, तो मैं फैमिली के लोगों को ये नहीं बोलूँगा तुम लोग रुक जाओ मैं वज़ू करके आता हूँ। मैं जाऊँगा, वज़ू करके आऊँगा, और मैं वहाँ से शुरू नहीं करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ा था, मेरे को पहले चक्कर से शुरू करना है। उलमा का कहना है कि सबसे बेहतर वो है कि आप पहले से शुरू करो। अगर आपने 3 चक्कर कर लिए, बराबर है, आप चौथी चक्कर में थे, चौथा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो आपको पहले से ही शुरू करना है, बराबर ना। मतलब पहला चक्कर हो चुका था, दूसरा हो चुका था, तीसरा मेरा कंप्लीट होने वाला था और मेरा वज़ू टूटा, तो मैं जाके पहले से ही शुरू करूँगा। लेकिन अगर मेरे 3 चक्कर हो गए थे और मैं चौथी चक्कर स्टार्ट कर चुका था, अब मेरा वज़ू टूटा, तो मैं जाके वज़ू करूँगा और मैं चौथी चक्कर की स्टार्ट से शुरू करूँगा, बराबर ना। अब चौथे के वक्त में, पाँचवें के वक्त में, छठे के वक्त में या 7वीं चक्कर के वक्त में मेरा वज़ू टूटा, तो मेरे को चौथे से ही शुरू करना है। अगर शुरू के 3 चक्कर में मेरा वज़ू टूटा तो मेरे को पहले से शुरू करना है, बराबर ना। ठीक है, ये चीज़ आपको ख्याल करना है। तो अब मेरे 7 चक्कर जब मुकम्मल हो गए,
तो आपके दिल में जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, तो आप पढ़ने के लिए कुछ अल्फाज तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपके दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए? आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने नबियों ने, कितने सहाबाओं ने यहाँ से ये कदमों से यहाँ पर पे जो है सारी चीज़ों का तवाफ़ किया है। तो आपको इतना अदब में रहना है वहाँ पर पे, एक तो खुदा के घर का अदब, एक वो मकाम जहाँ नबियों ने चला, एक दूसरा मकाम वहाँ पर पे इतनी सारी जंगें लड़ी गई, बहुत सारे सहाबियों की कब्रें भी जो है वहाँ पर पे है, जो आपको भी नज़र नहीं आती है, जिसके ऊपर आप तवाफ़ कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल और अदब करते हुए आपको सारा मंज़र आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन सा वाक़या हुआ। जैसे अलम तरा कैफ़ा का वाक़ये के दौरान जो है आपने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के काबे की तामीर किए, वो ख्याल आना है। फिर तवाफ़ कर रहे नबी, ये ख्याल आपके दिलों में आना चाहिए। तो ये ख्याल लेते हुए आपको तवाफ़ करते हुए रहना है। और जब जब आप हज़र असद को जा कर के चूमते, तो आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए, जैसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जो है जब आप हरम में दाखिल हुए तो आपने फरमाया कि ए हज़र असद, तुझे मैं इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा था, ना तू नफ़ा देने वाला है ना नुकसान। अब इसका मतलब जब हज़रत अली वहाँ पर पे थे उनके साथ में, तो उन्होंने फरमाया कि ये पत्थर नफ़ा भी देगा और नुकसान भी देगा। तो आपने पूछा कि कैसे? तो बोले आखिरत में ये पत्थर हज़र असद जो अल्लाह ताला के सामने गवाही देगा कि इसे किस किस लोगों ने चूमा था, तो ये उनकी मग़फ़िरत का सबब बनेगा। और तो फिर बोले नुकसान कैसा होगा? तो बोले कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ आएंगे लेकिन इबादत की इरादा नहीं होगा उनका। तो जो लोग पहुँचेंगे तो सही, लेकिन इबादत का इरादे से नहीं पहुँचेंगे, खाली टूरिज़म के इरादे से बोलो या कुछ और ताल्लुक़ से पहुँचेंगे, तो ये पत्थर उनकी गवाही नहीं देगा, तो ये उनकी मग़फ़िरत का सबब भी नहीं बनेगा। तो जब जब आप हज़र असवद को चूमो तो आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि इस पत्थर को जो है मेरे नबी ने चूमे, इसलिए मैं भी उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। आपके दिल में ये ख्याल, अगर आपको मौका मिल गया हज़र असवद को चूमने का फ़िज़िकली, तो आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि मेरे नबी के भी होंठ इस पे लगे और मैं भी वहीं पे भी चूम रहा हूँ, तो ये भी एक इबादत में ही शुमार होगा आपके लिए, है ना। फिर तीसरी चीज़, जब आप जाओगे मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम के पीछे मेरे को जो है 2 रकात नफिल नमाज अदा करना है। तो यूँ तो हम कहीं पे भी बैठते हैं और कहीं पे भी हम इबादत करते हैं तो हम लोग किबले का रुख करके करते हैं, लेकिन हज के दौरान या तवाफ़ करने के बाद में जो हम लोग 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं वो हम लोग मकाम इब्राहिम के पीछे अदा करते हैं। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि जो डिस्टेंस मकाम इब्राहिम का है उसके पीछे ही आपको जो है जा कर के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना चाहिए। तो आपकी नीयत भी ये शुमार होना चाहिए, नियत करता हूँ 2 रकात नफिल नमाज अदा करता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, मुँह मेरा काबे शरीफ के पीछे इस मकाम इब्राहिम के। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके और आपके काबे के बीच में आप मकाम इब्राहिम को भी बीच में शामिल कर रहे हैं, बराबर है। अब मकाम इब्राहिम क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है। अब आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी पूरी ज़िंदगी में कोई और पत्थर और कोई ज़मीन पे पैर नहीं रखे? बराबर, कहीं ना कहीं तो रखे होंगे ना, तो उनके निशान वहाँ क्यों नहीं आए? उनके निशान इसी पत्थर पे क्यों आए? तो जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि काबे को आपकी तामीर करनी है, तो आप जब काबे के ऊपर एक एक पत्थर रखते जा रहे थे तो आप दुआ फरमा रहे थे अल्लाह ताला से कि आखिरी नबी जो दुनिया में आने वाले हैं, ए अल्लाह ताला तू उनको मेरी आल में पैदा फरमाना, मेरे ख़ानदान में पैदा फरमाना, बराबर है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की, तो वो कबूलियत की वजह से वो एक निशानदेह हो गई कि भाई यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए। तो अब अल्लाह ताला क्या कर रहा है, आप हज़र असवद को चूम रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं तो नबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला अपने नबियों के पैरों के निशान के पास आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करने की फ़र्ज़ हिदायत दे रहा है। फिर जब आप सफ़ा मरवा करने के लिए जा रहे हैं तो सफ़ा मरवा की सही किसने किए थे? बीबी हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा करे थे, बराबर है। तो बीबी हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा कोई नबी तो नहीं थे, बराबर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ये अरकान को, उनके ये अमल को इतना पसंदीदा फरमाया कि औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए वो चीज़ को जो है फ़र्ज़ करार दे दिया, है ना। तो जब आप सफ़ा मरवा के पास पहुँचने के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको जमजम के बैरल मिलेंगे, है ना। तो आपको पेट भर करके जमजम पीना है। आप अपने सर पे जमजम डाल ले सकते हैं, आप अपने जिस्म पे जमजम डाल ले सकते हैं, आप अपने पैरों पे जमजम डाल ले सकते हैं, बराबर है, ठीक है। जब आप जमजम से पूरे तर हो जाओ, पेट एकदम टाइट हो जाना चाहिए आपका जमजम पी के, और फिर आप पहुँचोगे सफ़ा मरवा के पास, सफ़ा की पहाड़ी के पास पहुँचेंगे। जब आप सफ़ा की पहाड़ी पे पहुँचेंगे तो सफ़ा के पास खड़े होकर के जब आप काबे का रुख देखने की कोशिश करेंगे तो काबा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मस्जिदों के दीवार बनी हुई रहेगी बीच में।
तो आप काबे का रुख करके सबसे पहले उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे, आप फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगेंगे, आपके जो बुज़ुर्ग गुजर गए दुनिया से उनके लिए दुआ फरमाएंगे आप, है ना। और फिर आप सफ़ा से मरवा की तरफ चलना शुरू करेंगे। अब आपको पढ़ना क्या है, सबसे बेहतरीन है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चले जाओ। अब जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते आप मरवा की तरफ जा रहे होंगे तो बीच में ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी। जो ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है वहाँ पर सिर्फ मर्दों को हल्का सा भागना है, ज़्यादा स्पीड बढ़ा देनी है अपनी, औरतों के लिए कोई लाजिम नहीं है ना। तो जहाँ लाइट ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे आपको रुक जाना है। फिर आपकी फैमिली पीछे से स्लोली आ जाएगी, आप उनको साथ में लेते हुए वापस मरवा की तरफ चले जाएंगे। तो सफ़ा से जो मरवा की तरफ आप गए, ये पहला चक्कर हुआ आपका। फिर जैसे ही आप मरवा पहुँचे, मरवा पहुँच के फिर आप काबे का रुख करेंगे, फिर आप दुआ फरमाएंगे, फिर मरवा से फिर वापस आप सफ़ा की तरफ आएंगे। तो फिर बीच में ग्रीन कलर की लाइट आपको दिखेगी, फिर आपको थोड़ी सी दौड़ लगाना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते आपको सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा पढ़ते ही रहना है। अब इस बीच में कभी अगर आपका वज़ू टूट गया तो आप जाओ वज़ू कर लो, वहीं से शुरू करो जहाँ से आपने छोड़ा था, बराबर ना, ठीक है। ये चीज़ आपको ख्याल करनी है ना। तो अब आप जब तवाफ़ करते तो उसमें 4 चक्कर और 3 चक्कर के दौरान का हिसाब किताब रहता है, लेकिन जब आप सफ़ा और मरवा के बीच में आपका वज़ू टूटता है तो आप जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। अब आपको कुछ पूछना है सवाल तो पूछिए मुझे। 7 चक्कर, सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, फिर मरवा से सफ़ा 3। इस तरीके से अगर आप शुरू करेंगे तो शुरुआत आपकी सफ़ा से होगी, ख़त्म आप मरवा पे होंगे, बराबर है। जब आपकी मरवा पे चक्करें ख़त्म हो गई, आप अगर आपको मौका मिल जाता है वहाँ पर पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है, 2 रकात शुक्राना आप वहाँ अदा कर लेना चाहते हो तो 2 रकात शुक्राना वहाँ अदा कर लो। कुछ पब्लिक क्या करती है, वहीं पे कैंची और वहीं पे ब्लेड निकाल करके अपने बाल निकाल करके हलाक करना शुरू करते हैं, जबकि वो गलत बात है। वहाँ पे गंदगी भी नहीं फैलाना है अपने को। तो आप क्या करो, होटल चले जाओ, होटल जा करके आराम से जो है बाल हलाक कर लो, ठीक है। अब मर्दों का ये पूछना होता है कि मैं थोड़े से बाल काट लूँ तो चलेगा क्या। भाई मैं आपसे ये बोलूँगा, आपने अपना वक्त कुर्बान किया, आप अपना इतना पैसा कुर्बान कर रहे हो, तो अल्लाह ताला की इबादत में कुर्बानी ही सबसे बेहतर है। तो हर चीज़ को आप कुर्बान करते चले जाओगे तो आपके दर्जात भी बुलंद होते चले जाएंगे। तो आप चाहे कितने खूबसूरत क्यों नहीं दिखते, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच रहे हो, अल्लाह की इबादत के लिए पहुँच रहे हो, तो आपको पूरे बाल हलाक करना ही चाहिए। क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं, हर महीने तो हम नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पर पे, है ना। कि आप भाई कल उम्रा कर लिए थे, अब आप वापस से उम्रा करने के लिए जा रहे हो तो अब थोड़े से बाल निकाल लो, चलेगा। जब आप इतनी कोशिशों के बाद पहुँच रहे हो, सालों के बाद पहुँच रहे हो, तो बाल पूरे हलाक करो ना। करने के बाद में अगर आप दूसरा उम्रा करने या तीसरा उम्रा करने के लिए 2 दिन 3 दिन के बाद में जा रहे हैं, जब आपके सर पे बाल ही नहीं है तो आप हलाक करने के लिए बचा ही नहीं आपके पास, तो सिर्फ सुन्नत की अदायगी के लिए खाली ब्लेड लेकर के आप इतना सा स्क्रैच अगर मार लोगे तो भी आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी, क्योंकि आपके बाल ही नहीं है। कुछ लोग पैदाइशी होते हैं जिनके बाल नहीं होते हैं, तो वो बाल निकाल ही नहीं सकते हैं, तो वो खाली सुन्नत अदा करने के लिए ब्लेड का थोड़ा सा ऐसा स्क्रैच मारते हैं ताकि सुन्नत अदा हो जाए। तो ये चीज़ भी आपके ऊपर भी लागू है और उनके ऊपर भी लागू है। तो पहली बार जाएंगे तो पूरे बाल आप निकालो, दूसरी तीसरा उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो खाली स्क्रैच मार करके जो है आप सुन्नत अदा कर लेंगे, है ना। तो जब आप होटल पहुँचे, आप जो है एक सलून में जाओ, आप जो है उसके 10 रियाल 15 रियाल जो लेता है उसको दो, और बाल निकालने के बाद में आप जाओ होटल में जाके गुस्ल कर लो। जो नॉर्मल ड्रेस आप पहनते हो वो पहन लिया आपने, अब आप 2 रकात शुक्राना अदा कर लो, बराबर है। अब आप एक नॉर्मल लाइफ रह सकते हो, है ना। जो चीज़ें अल्लाह ताला जब मुझे बुला रहा है ना, तो कुछ चीज़ें हलाल होते पर भी जो है मुझे उसकी पाबंदियाँ हैं। अब जब मैं एक बार एहराम से फारिग हो गया तो अब मैं उन पाबंदियों से अलग हट गया, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, मुझे ये नहीं पता होता या मेरा पड़ोस में बैठा वाला मेरे को कुछ खाने के लिए देता है, या हमारे हाजी ही कुछ घर से बना करके लेकर के आए होते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता है कि ये जो लेकर के आया है बंदा, ये जो नॉन वेज चीज़ लेकर आया है, ये हलाल है क्या हराम है, या फ़्लाइट में जो मुझे दिया जा रहा है हलाल है क्या हराम है। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, एक दिन अगर आप वेज खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप पाबंदियों से जा रहे हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो, उस चीज़ के लिए तैयार करते जाओ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये हराम है। एक ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि हराम है, तो आप उस गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करते हो। लेकिन एक शक भी होता है आपको कि हलाल हो सकता है, तो वो शख्स को भी दूर करने के लिए जो है आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, है ना। तो चाहे होटल में खाओ,
हाँ, अगर आप कंफर्म हैं, आप खुद बना करके लेके जा रहे हैं रेगुलरली, जहाँ से आप सामान लेकर के आते हैं, आपको पूरा यकीन है कि वो बंदा हलाल आपको देता है, तो उसके हिसाब से आप करो, घर से लेके जाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक चीज़, अब यही चीज़ हम पे लागू भी होती है कि हमारा जो कुक है वहाँ पर पे जो हम जो सामान लेकर आ रहे हैं, हम जो वहाँ पे नॉनवेज लेकर के आ रहे हैं, तो 101% जो हम जो वहाँ पर पे प्रॉपर तरीके से ज़िबा करके हम लोग बनाते हैं। हाँ, स्टोरेज करते हैं, क्योंकि एक साथ 2 जानवर 3 जानवर हमको ख़रीदने पड़ते हैं, तो हम लोग उसको फ्रीज़र में स्टोरेज करते हैं और स्टोर करके जो है हम लोग आपको बेचते हैं, लेकिन ज़िबा किया हुआ हमारा ही रहता है। हम बाहर से रेडी ज़िबा किया हुआ या रेडीमेड फ्रोज़न फूड लेकर के हाजियों को नहीं खिलाते हैं। कुछ लोगों के दिलों में डाउट होता है, तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब वहाँ पे खाने को लेकर के टाइम टेबल आपको क्लियर करना है। सुबह का टाइम टेबल नाश्ते का, स्पेशली बॉम्बे में रहने वाले लोगों को 10 बजे 11 बजे नाश्ता करने की आदत होती है, तो वो टाइम टेबल आपका नहीं सेट होगा। आपको फजर की नमाज़ जाके पढ़नी है, पढ़ के जैसे ही आप होटल में पहुँचेंगे 7 बजे आपका खाना लग चुका होगा। 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का आपका खाना रहेगा। 8:30 बजे के बाद में आपका कोई खाना नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे को धो धुला करके वापस से बर्तन रेडी करके मेरे को फिर से जो है दोपहर में लगाना होता है ना, तो हम लोगों को फ़ौरन निकालना होता है। तो डस्टबिन भी जो रहती है ना, जब आप खाना वाना खा लेते हो तो डस्टबिन में लेके जाके आपको आपकी जो गंदी प्लेटें वो लेके जाके डस्टबिन में डालनी होती है, टेबल पे नहीं छोड़ना होता है। क्योंकि कभी पुलिस वाले अगर एंट्री करे, उन्होंने फ़ोटो अगर मारा, तो फ़ौरन जो है टूर वालों को और होटल वालों को लोग फ़ाइन मारते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा रहता है मामला कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ करके पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करते हुए खाना खा रहे होते हैं, बाकी के हाजी पीछे वेट कर रहे होते हैं, और हम एक बार बोल दिए 2 बार बोल दिए तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं, प्लेट फेंक करके चले जाते हैं, दूसरी बार खाने पे नहीं आते। तो भाई, आप ना तो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, आपके दिल में हमेशा ये ख्याल होना चाहिए कि सिर्फ खाना ही नहीं, सफ़र के दौरान आपकी ज़ात से किसी और मखलूक को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे गलती उसकी क्यों ना हो, है ना। आप जितनी कोशिश करो, आपकी तरफ से उसको मदद पहुंचनी चाहिए। आप जब अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हो, तो अल्लाह ताला ये सारी चीज़ों को भी देखता है कि तुम्हारा दिल कितना नरम है। तुम्हारा दिल जितना नरम होगा, खुले तौर पे होगा, तुम लोगों के लिए आगे बढ़ के लिए मदद के लिए आगे बढ़ते हो, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा पहले मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो इन चीज़ों को तुमको भी ख्याल करनी है। ओके, अब हमारा खाने का टाइम टेबल सुबह का ये समझा। अब दोपहर में आपकी ज़ोहर 12:15 बजे 12:30 बजे जो है वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी शुरू कर देते हैं, और फिर फ़ौरन ज़ोहर की नमाज़ के बाद में लोग जो है होटल पहुँचते हैं खाना खाने के लिए। तो 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के आपके दोपहर का खाने का टाइम टेबल होता है ना। और रात के खाने का ईशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन वापस 7:15 7:30 बजे, कभी कभी 8 बजे से पहले पहले अज़ान हो जाती है, जमात हो जाती है, तो आप 8:30 साढ़े 8 बजे तक के आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 8:30 से 9:30 बजे से पहले पहले, कभी कभी 9 बजे का भी टाइमिंग रहता है, हम लोग वहाँ पे टाइम टेबल लगाते हैं, 9 बजे से पहले पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि मेरे घर के कुछ लोग हरम में रह गए और मैं होटल में पहुँच गया, तो टाइम हो रहा है, तो मेरे को क्या करना है, 1 आदमी का खाना 2 आदमी का खाना प्लेट में लेकर के मैं फ़ौरन रूम पे चला जाऊंगा, या वहीं किचन में जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहीं निकाल करके साइड में रख दूंगा। लेकिन हाजी फिर इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई खाना ठंडा हो गया है, सालन की तरी ऊपर आ गई है। इसमें हाजी कुछ शिकायत करते हैं। हम ये ऑप्शन इसलिए देते हैं कि हाजी भूखा ना सोए, उसको बाहर पैसा खर्चा ना करना पड़े। लेकिन हाजी क्या चाहता है कि हम उसको गर्मा गर्म, लेट भी अगर आए तो गर्मा गर्म करें। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि होटल के अंदर हम किचन नहीं रख सकते। तो जो खाना तीनों टाइम का खाना जो बनता है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे खाना बनता है, और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो खाना आता है तीनों बार, और तीनों बार खाना जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से खाना हम लोग ज़्यादा देर तक ये गर्मा गर्म नहीं रख सकते। होटल पूरी सेंट्रल एसी रहती है, आप रूम में भी अगर लेकर के जाएंगे तो वो खाना उतना गर्म नहीं बचेगा, है ना। अच्छा, चाय पीने की किसी को आदत रहती है 24 घंटा, तो हम लोग उनको प्रेफर क्या करते हैं कि दिन में 3 बार आपका जो नाश्ता लग रहा है, दोपहर का खाना, रात के खाने में, तो आपको ताज़ी चाय मिल जाएगी। इस बीच में अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप क्या करो, अपने साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो केटल रहती है वो लेकर के जाओ, थोड़ी सी पैकेट में शक्कर, थोड़ी सी पैकेट में जो है आप पत्ती वगैरह ले लो, और दूध का कंटेन चाहिए तो कंटेनर मैं आपको दे दूंगा वहाँ से। आप अपने घर में अपने रूम में बैठ करके आप बना लेना चाहो तो आप चाय बना ले सकते हो, है ना। लेकिन आप ये कर रहे हो, बाकी के सारे लोगों को आप बोलोगे तो बाकी के लोग सब चाय पीने के लिए आपके रूम में आकर के बैठ जाएंगे, बराबर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपको ही मैनेज भी करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, जब हमारा ज़ियारत करने का टाइम आएगा तो एक दिन पहले हर बार हम लोग क्या करते हैं
कि खाना खाने के बाद में, स्पेशली ईशा की नमाज के बाद में, हम कल का क्या प्रोग्राम रहेगा वो बता देते हैं। स्पेशली जब आप 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीने में रुकते हैं तो एक जुमा आपको मक्के में मिलती है और एक जुमा आपको मदीने में मिलती है, बराबर है। तो आप एक पैजामा कुर्ता अपने लिए स्पेशली रखोगे जुमा के लिए, मक्के में भी और मदीने में भी। तो आपको कितने ज़्यादा कपड़े लेके जाना है? 3-4 जोड़ी या 5 जोड़ी बहुत हो गए आपके लिए, स्पेशली आदमियों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो मुश्किल से 10 किलो भी वज़न नहीं होगा इन कपड़ों का, है ना। तो ये चीज़ का आपको कपड़े ऐसे मैनेज करना है। हाँ, जानेमाज आपको एक ले लेना है। जानेमाज है आपको इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप यहाँ से लेकर के जाओ या वहाँ से एक जानेमाज ले लो, क्योंकि जब आप 5 टाइम ये नमाज़ पढ़ने के लिए हरम में जाके नमाज़ पढ़ोगे, मदीने जाके नमाज़ पढ़ोगे, तो आप अपनी जानेमाज बिछाओगे, ठीक है। जब जानेमाज बिछा करके आप वहाँ पर वो तस्वुर करोगे कि आप मदीने में हो और मक्के में हो, और वो 5 टाइम की जो आपको आदत लगेगी नमाज़ पढ़ने की, जब आप वापस आओगे और वही जानेमाज घर में बिछा करके जब आप जो है इबादत के लिए खड़े रहोगे, तो वो खुशबू भी महसूस करेंगे आप, और वो तस्वुर भी आपका रहेगा कि आप काबे के सामने खड़े रह करके इबादत कर रहे हैं या मस्जिद नबी में बैठ करके आप इबादत कर रहे हैं। तो आप रूहानी तौर पे अपने आप को वहाँ पे पहुँचाते हो। तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल करना है, बच्चों को ये चीज़ों को भी दिमाग में डालना है कि आप ख्याली तौर पे कैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आप मेंटेन करो। अच्छा, जब मैं मदीने जाने का टाइम मेरा, सॉरी ज़ियारत करने का जो मेरा टाइम आएगा, तो एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई कल हमारी ज़ियारत है। तो सुबह में 7 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में नाश्ता वगैरह करके, फ्रेश गुस्ल वगैरह करके, बावजू आपको नीचे लॉबी में बैठना है। 7:30 बजे आपकी बस आ जाती है। 7:30 बजे आपकी बस आ गई, 7:45 बजे तक के बस आपकी निकल जाएगी। जब 7:45 बजे आपकी बस निकल गई, तो आप जहाँ जहाँ पर ज़ियारत के लिए जाएंगे वहाँ पर वज़ू खाने तो रहते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं। इसलिए हम लोग आपको क्या बोलते हैं, वसूल करके, वज़ू करके आपको नीचे लॉबी में बैठना है बस का इंतज़ार करते हुए। क्योंकि अगर आपका वज़ू टूट गया रास्ते में, फिर वहाँ जा करके वज़ू करने के लिए आप आधा घंटा, 15 मिनट इधर ढूंढ उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो और पीछे से बस वाला चिल्लाता रहेगा कि भाई टाइम हो गया, आगे ज़ियारत के लिए निकलना है, जल्दी बैठो करके। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी अगर आती है, तो एक छोटी छोटी 2 पानी की बोतल 1-1 लीटर की अपने साथ रख लेने का। आपको लगा कि मैं बस में बैठ रहा हूँ या मैं 1-2 जगह मैंने ज़ियारत की और मेरा वज़ू टूट गया, तो फ़ौरन आप जैसे ही नीचे उतरो, फ़ौरन आप डालो, वज़ू कर लो और जाके 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने का अगर आपको मौका मिल रहा है, जैसे कि स्पेशली जबले रहमत पे आपको उतारेंगे, वहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ना है, पढ़ो और फ़ौरन बस में बैठ जाओ। कुछ कुछ मकाम पे हम लोग आपको नहीं उतारते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। जैसे कि मीना में नहीं उतार सकते, मुज़दलिफ़ा में अगर मौका मिलेगा तो उतारेंगे, नहीं मौका मिला तो नहीं उतारेंगे, जबले रहमत के पास उतारेंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ पे उतारने की परमिशन मिलेगी वहाँ वहाँ पे उतारेंगे। साथ में आपका गाइड भी अवेलेबल रहेगा, वो गाइड आपको बताता रहेगा कि भाई कौन कौन से मकामात में क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे क्या क्या वाक़या पेश आया, यहाँ पर कौन कौन सी आयतें नाजिल हुई। तो आपको वो मकाम बताने की और वो आयतें बताने की वजह ये है कि खुदा ना करे कभी आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आता है, तो आपको वो मकाम भी याद आना चाहिए और वो आयतें भी आपको याद आनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी में जो जो वक्त आया, तो उन्होंने वो वक्त पे क्या आयतें पढ़ी, क्या ख्याल, क्या चीज़ उनकी कैफियत थी। जब वो चीज़ तुम पे गुजरेगी तो तुमको वो ख्याल करके वो चीज़ का विर्द करना है, तो वो इलाज में शुमार हो जाता है, दुआओं में शुमार हो जाती है वो सारी चीज़ें। इसलिए आपको वो मकामात बताए जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं, फ़ोटो निकालने में लगे हुए रहते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। और वो बेचारे जो गाइड जो रहता है वो देख लेता है कि आपका ध्यान कहीं भी नहीं जा रहा है, वो मुख्तसर सा कर देता है, छोटा कर देता है प्रोग्राम, और लास्ट में फिर अपना सामान बेचना शुरू कर देता है। इतर ले लो, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप ही उसको मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि आप ही ध्यान नहीं दे रहे हो उसकी बातों के ऊपर। आप अगर ध्यान दोगे तो 101% उसका ख्याल ही नहीं जाएगा कि मैं दूसरी चीज़ें। आप सवाल करो ना उससे, ये कब क्या हुआ, अच्छा ये कब हुआ, यहाँ कौन सी आयत नाजिल हुई, तो यहाँ अच्छा ये मामला है। आप जैसे जैसे उससे इंटरेक्शन करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, वो उतना खुश होकर के आगे की और आगे की बातें बताता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपको ख्याल करना है। अच्छा, जब हम मदीने जाएंगे तो एक दिन पहले हम लोग आपको बोल देंगे कि भाई कल हमारी मदीने की रवानगी है। तो जिस दिन हमारी मदीने की रवानगी होती है उस दिन का आपको ना उम्रा का प्रोग्राम रखना है, ना नफली तवाफ़ का प्रोग्राम रखना है। एक दिन पहले आपका पूरा सामान पैक हो जाना चाहिए। पूरा सामान पैक हो गया, अब आप सुबह में उठेंगे, फजर पढ़ेंगे, फजर पढ़ के वापस आप होटल में आएंगे। होटल में आकर के फ़ौरन आप क्या करेंगे, फ्रेश होकर के नाश्ता वास्ता करके जो है, जो ऊपर के कपड़े जो आपको चेंज करना है सफ़र के लिए, आप वो चेंज कर लिए। और अच्छा, जब आप
नाश्ता करके हरम शरीफ जा रहे होते हैं, तो नाश्ता करने के बाद में आप अपना पूरा लगेज जो है ना उतार करके नीचे लॉबी में रख देंगे। आपका पूरा सामान खाली हो जाना चाहिए आपके रूम में से, क्योंकि चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम, वहाँ पे चेक इन टाइम शाम के 4 बजे का है और चेकआउट टाइम जो है सुबह 12 बजे का है। तो 12 बजे से पहले हमको उनको रूम खाली करके देना है। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई मैं अभी सुबह नाश्ता करके 9-10 बजे निकल रहा हूँ, तो मेरे को आने 1-1.5-2 घंटा तो लगने वाला है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपका सामान बाहर रख देंगे और रूम की सफाई वगैरह करके जो है लॉक कर देंगे। तो उनका सामान रखने से बजाय आपकी कुछ चीज़ें, चार्जर है या कुछ मोबाइल है, आपने अंदर रख दिया है, तो बेहतर है कि वही चीज़ें आप ही पैक करो। पैक करके नाश्ता करने के बाद में सारा सामान उतार करके नीचे लॉबी में रख दो। लॉबी में रख करके अभी आप हरम शरीफ चले जाओ। अब हरम शरीफ से जैसे ही आप आएंगे तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। आप आएंगे, खाना खाएंगे और खाना खा करके बैग रखें। अपने हाथों से आपको बैग रखना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि फलां ने मेरा बैग रख दिया होगा, बराबर है। आपको आपके कितने बैग हैं, आपको अपने हाथों से बैग अपने बस में डालना है और आप जाकर के खुद अंदर बैठ जाएंगे, बस चली जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरों के ऊपर अपन डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। अभी एक ही रूम के अंदर हम 4 लोग 5 लोग रुकते हैं, तो चाबी तो एक रहती है। तो अपन क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है, 2 लोग अंदर है, हरम में है, 2 लोग होटल में है, या 2 लोग कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, रूम पे कोई भी नहीं है, तो चाबी जो है हमेशा आपकी क्या रहेगी, काउंटर पे रहेगी। अब अगर आप काउंटर पे चाबी रख करके जाते हैं तो कोई भी होटल पे पहुंचेगा तो वो चाबी लेकर के यूज़ कर सकता है ना। अच्छा, रूम चेंज करने को लेकर के हर 2 दिन में एक बार वो लोग चेंज करते हैं। चादर चेंज करना है आपको, तकिए के ग्लाफ वगैरह चेंज करना है, ठीक है, नीचे जो है साफ सफाई करना है, ठीक है। होटल में आपको शैम्पू मिल जाता है, होटल में आपको साबुन मिल जाता है, होटल में आपको टॉवल मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग आपको बोलेंगे आप अपना एक सोप और अपना ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह और एक टॉवल वगैरह भी आप अपने साथ में ले करके चलो। किसी किसी को हाइजीन के तौर पे होटल का यूज़ करना नहीं होता है, तो बेहतर ये है कि आप भी अपनी तरफ से एक एक चीज़ें लेकर के चलना है। और आपको जब भी लगेगा कि होटल से लेना है तो 2 दिन में एक बार वो लोग आपको टॉवल भी देंगे, 2 दिन में एक बार आपके साफ़ सफाई भी करके जाएंगे। लेकिन वो साफ़ सफाई करने का एक टाइम होता है, सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। अब वो टाइम पे अगर आप हरम में रहेंगे तो लोग फिर वापस नहीं आएंगे शाम में, है ना। अगर आपको सफाई करनी है तो चारों पांचों में से कोई एक आदमी 9 बजे के टाइम पे वहाँ पे रुकना चाहिए। वो लोग आते हैं, साफ सफाई वगैरह करके चले जाएंगे, आधे घंटे के अंदर चले जाते हैं, चादर उधर चेंज करके, बेडशीट वगैरह चेंज करके, फिर आप लॉक मार करके एक आदमी चले जाए वापस हरम शरीफ। अगर आपको लगता है चलो हम 2 दिन के बाद और इंतजार कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बीच बीच में एक एक दिन में 2-2 दिन में अपनी सहूलत के हिसाब से अगर आप उनको बोलेंगे तो वो लोग नहीं आते, क्योंकि उनको 1400-1500 रूम की पूरी तैयारी करनी होती है ना। तो ये चीज़ का भी मेरे को ख्याल करना है ना। अच्छा, अब जब मैं बूफे पे खाना खाता हूँ तो बूफे पे ना आपके अलावा दूसरे टूर वाले भी रुके हुए रहते हैं, उनके भी बूफे अलग अलग लगे हुए रहते हैं, है ना। तो हमारा बूफे इधर लगा हुआ है, उनका बूफे वहाँ लगा हुआ है, उनका बूफे वहाँ लगा हुआ है। तो आज मेरा दिल ये खाने को नहीं कर रहा है, आज मेरा दिल वो खाने को कर रहा है, तो मैं वो बूफे पे जाके खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनकी भी क्वांटिटी 50 के हिसाब से, 100 के हिसाब से बनी हुई होती है। हमारी भी क्वांटिटी 100 के हिसाब से, 50 के हिसाब से बनी हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा खाना टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा तो हाजी ये छोड़ करके वहाँ चला जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि उनके हाजियों को हमारा खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो लोग आकर के हमारे हाजी का खाना खा लेते हैं। तो हम एक बार कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे हाजी को फिर खाना नहीं मिलेगा, तो हम लोग उनको रोक देते हैं। उनके टूर वाले को कंप्लेंट करते हैं, भाई देख तेरे हाजी को संभाल कि वो आके मेरे बूफे में खाना खा रहा है। तो ये चीज़ वो भी करता है, वो भी मेरे को बोलता है आकर के, यार वैसे में अरे आपके हाजी को थोड़ा ध्यान दो, वो आकर के जो है मेरे इधर खाना खा रहे हैं। तो इन चीज़ों का मेरे को ख्याल करना है। स्पेशली साउथ इंडियन जो रहते हैं लोग, साउथ का जो खाना रहता है, सुबह में इडली भी मिलेगी, उपमा भी मिलेगा, वहाँ पर मसाला डोसा भी बनेगा। अब हमारे इंडियन लोगों को शाम में खाने की आदत है, तो लिटरली जाकर के लोग प्लेट में भर भर के लेकर आते हैं। तो हम एक बार नहीं बोलते, दूसरी बार बोलते हैं, तो हम सबके सामने बोलेंगे तो उसको बुरा भी लग जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग खाली इशारा करते हैं, तो हाजी कई बार इशारा समझता है और कई बार समझ के भी अनजान करता है। तो इन चीज़ों का भी मेरे को हाँ, अगर आपका इरादा है तो आप मेरे को एक बात बोलो कि वसीम भाई मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं जाकर के आपको लेकर आकर के दूंगा, बराबर है। ऐसे अगर कभी लगा, बच्चे रहते हैं साथ में, कभी कभी बच्चों को दिल करता है तो आप मेरे को बोलो तो मैं लेकर के आपको दे दूंगा, है ना। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो क्या होगा, वो अगर आपको बोलेगा तो वो अलग रवैये से बोलेगा जो आपको बुरा लगेगा। तो ये चीज़ों का भी मेरे को ख्याल करना है ना। अच्छा, जब मैं मदीने चले जाऊँगा तो मदीने का सारा शेड्यूल और प्रोग्राम अलग है, क्योंकि यहाँ पे अरकान है, यहाँ पे गड़बड़ी वाला मामला रहता है। दूसरा उम्रा है, तीसरा उम्रा है, तवाफ़ करना है, नफली तवाफ़ है, ठीक है। लेकिन मदीने में कोई अरकान का मामला नहीं है, बराबर है। वहाँ पे कोई उम्रा का मामला नहीं है। लेकिन वहाँ पर पे एक मस्जिद क़ुबा है,
मस्जिद कुबा जब अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ से हिजरत करके जब आप मक्का पहुँचे, तो वहाँ के जितने भी सहाबा थे मदीने में, उन्होंने उनको फरमाया कि हुजूर मदीने में क्या है, सब तो मक्के में है, मक्के में काबा है, लोग वहाँ पर हज के लिए जाते हैं और लोग वहाँ पे तवाफ़ करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहाँ पे जो पहली मस्जिद तामीर की थी मदीने में थी, वो थी मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की ख़ास बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज अदा की, उसने एक नफली उम्रा का सवाब पाया। बराबर है। तो आपको जब हम लोग मस्जिद कुबा लेकर के जाएंगे तो आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करना है, तो आपको एक उम्रा का सवाब मिला। लेकिन आप वापस 2 रकात पढ़ेंगे, फिर तीसरी 2 रकात पढ़ेंगे, फिर चौथी 2 रकात पढ़ेंगे, तो वैसा नहीं मिलेगा। जब जब आप सफ़र करेंगे तब तब आपको 2 रकात का मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, स्पेशली मस्जिद नबवी से अगर हम बस में लेकर के जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में आप बस में पहुंच जाते हैं। लेकिन मस्जिद नबवी से मस्जिद गमामा के पास से होते हुए एक पैदल रास्ता बना हुआ है मस्जिद कुबा तक। अगर आप पैदल जाएंगे तो पौना घंटा लगता है। तो लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मस्जिद नबवी को लेकर के जन्नतुल बकी का कब्रस्तान है, तो वहाँ पे जाकर के ज़ियारतें करते हैं, ज़ियारत करके फिर पैदल निकल जाते हैं मस्जिद कुबा के लिए। तो पौना घंटे में आप जो है मस्जिद कुबा पहुँच जाते, वहाँ जा कर के आप 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के फिर फ़ौरन वही रास्ते से पैदल पैदल आ जाते हैं। लेकिन इसमें आपकी फिर एक नाश्ते की कुर्बानी देनी पड़ती, फिर आपका नाश्ता छूट जाएगा। तो आप क्या करने का, जन्नतुल बकी में जा कर के ज़ियारत कर लिए, फ़ौरन गए, जाके नाश्ता कर लिए, 7:30-8 बजे तक का आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। अब आप 8 बजे सुबह फ़ौरन आप निकल जाओ मस्जिद कुबा के लिए पैदल जाके, तो आप पौना घंटा जाने लगेगा, पौना घंटा आने लगेगा, तो 1.5 घंटा, एक आधा घंटा वहाँ पे भी लगेगा। 2 घंटे के टाइम में 11-11:30 बजे तक के जो है आप फ़ौरन आ भी जाएंगे। तो आप 2 दिन में एक बार ये प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए अभी मैंने खाली आपको मक्के का शेड्यूल बताया, मक्के का टाइम टेबल मैंने आपको बताया है। अगर आपका दूसरा उम्रा करने का इरादा है मक्के में रहते पर, तो आप मस्जिद आयशा जा कर के भी उम्रा कर सकते हैं, मस्जिद ज़ौराना से भी उम्रा कर सकते हैं, है ना, मदीने से भी आप उम्रा करना चाहो तो कर सकते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से हम लोग नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में बताएंगे। तो अभी जो चीज़ें आपको समझ में आई, इसमें क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, अब आप एक एक सवाल पूछते जाओ, मैं आपको बताते जाता हूँ। जैसा कि लगेज को लेकर के, ट्रैवलिंग को लेकर के, दूसरा उम्रा को लेकर के क्या क्या पूछना है, कुछ ख्याल अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं ख्याल आ रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नोट डाउन करो इन सारी चीज़ों को, और फिर एक एक सवाल पूछते जाएंगे, फिर हम जवाब देते जाएंगे, फिर हम मदीने का क्या शेड्यूल और प्रोग्राम रहेगा वो बताते जाएंगे, है ना। तो कुछ है ऐसे सवाल दिल में है जो नहीं आ रहा है, बोलिए। हमारी फ्लाइट अभी जो ब्रेक है, हाँ, तो उसमें हम लोग आराम। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट होती है तो बॉम्बे जद्दा, जद्दा बॉम्बे डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, तो हम लोग हाजियों को बोलते हैं कि घर से ही या एयरपोर्ट से एहराम पहन करके निकलो। लेकिन अगर कभी वाया फ़्लाइट होती है, स्पेशली सीज़न के टाइम पे, दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन में हमारा टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग वाया फ़्लाइट भी ले लेते हैं। तो उस वाया फ़्लाइट में भी अगर हम लोगों को लगता है तो हम वाया बहरीन रुक रहे हैं, या वाया कुवैत रुक रहे हैं, या वाया दुबई रुक रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बहरीन या कुवैत जहाँ हमारी फ़्लाइट रुक रही है वहाँ रुकते हैं। निकलने से अभी दूसरी फ़्लाइट लगने के लिए अभी मेरे पास 2 घंटा बचा हुआ है, तो मैं जाऊँगा वहाँ मस्जिद में, आराम से जो है वज़ू वगैरह कर लूँगा, ड्रेस वगैरह चेंज करके एहराम वहीं पहनूँगा और नियत वहीं कर लूँगा, और नियत वहीं करके 1 घंटा बैठूँगा और फ़ौरन फ़्लाइट पकड़ के 2-2.5 घंटे में हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है, जो वाया फ़्लाइट होती है, एहराम लोग वहाँ पे पहन लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का बोलना ऐसा भी है कि जितनी देर एहराम में रहेंगे उतना ज़्यादा सवाब, ठीक है। तो कुछ लोग बॉम्बे से भी एहराम पहन लेते हैं, तो उसमें भी कुछ मसला है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऐसा है। और कुछ सवाल? सफ़र में जाते तो सफ़र की नमाज देखो, अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कसर नमाज का जो मामला है, बराबर है। अभी जब हम लोग स्पेशली मक्के से मदीना जाते हैं, सफ़र का मामला है 92 किलोमीटर, हम 92 किलोमीटर से ज़्यादा बियॉन्ड का सफ़र कर रहे हैं, है ना। अब जब मैं मक्के से जब मदीना जाता हूँ तो बीच में 2 नमाज़ें मेरे को मिल जाती। ज़ोहर तो मैं पढ़ चुका होता हूँ, और असर और मगरिब मेरे को बीच में मिलती है, और इशा के वक्त में मदीने पहुँचता हूँ। तो कई बार हम गाड़ी ऐसे रुकाते हैं, ऐसे वक्त में रुकाते हैं कि असर और मगरिब मिला करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप असर और मगरिब मिला करके पढ़ने के लिए कहीं होटलों में बीच में रुकते हो, तो खाली उम्रा वाले हाजी नहीं है, कुछ लोग वहाँ के लोकल भी हैं, जो लोकल अरबी लोग भी हैं, और कुछ लोग जो है वहाँ के लेबर भी होते हैं, काम करने वाले, वो भी आकर के साथ आपकी मस्जिद में आपके साथ नमाज में जॉइंट होते हैं। तो हमारे हाजियों को ये पता नहीं होता है कि हम गए वज़ू किए, जाके मस्जिद में हम खड़े हुए, तो उन्होंने रकात 4 रकात की बानी हुई है लोकल वालों ने,
या कौन सी रकात बानी हुई है, तो हम जा करके उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर आपने पहले से इरादा किया हुआ है कि मेरे को कसर करनी है और मेरे को कसर पढ़नी है, और उन्होंने 4 रकात या उसके हिसाब से अगर उन्होंने नीयत बांधी है, तो आप उसमें शुमार हो जाते हो। तो बेहतर ये है कि पहले आप जो भी मसलक को मानते हैं, आप अपने मौलाना को, सुन्नी जमात को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे इस बात का मशवरा कीजिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, बराबर है, आप मेरे को क्या गाइड करोगे। लेकिन हम तो गाइड क्या करते हैं कि आप इंडिविजुअली खड़े रहो, 2 रकात कसर की अदा कर लो और 3 रकात जो आपकी मगरिब की रहती है वो अदा कर लो। ये सबसे बेहतर है अगर आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है, इल्म नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि इल्म लेकर के पहुँचो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप जिस भी मसलक को मानते हैं, मौलाना से पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेने का कि कैसे करना है, फिर उस हिसाब से आप मैनेज करो। हम इसके ताल्लुक से गाइड नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं भाई हमारे इमाम ने ऐसा बताया है, हमारे इमाम ने ऐसा बताया है। तो इबादतों के अंदर हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। आपको जो फॉलो करना है आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, बराबर ना। ठीक है, और कुछ पूछना है? असर में निकलेंगे तो हम जोहर में निकलेंगे, जोहर पढ़ के खाना वाना खा के निकलेंगे, मुंबई से जब निकलेंगे बराबर। हाँ, तो अभी आपने 92 किलोमीटर्स ट्रैवल नहीं किए, तो आप पूरे 4 रकात पढ़ेंगे। जब आपके 92 किलोमीटर्स क्रॉस हो चुके होंगे, फ्लाइट में आप बैठे हुए, अब आपको अंदाज़ा है कि आधा पौना घंटा गुजर चुका मेरा, तो मैं तो हज़ारों किलोमीटर आ चुका हूँ। अभी फ़्लाइट में बैठे बैठे नमाज़ अदा करना है, तो आप फ्लाइट में बैठे बैठे नमाज़ अदा करो। वाया फ्लाइट जो एयरपोर्ट पर उतरते हो वहाँ पर कसर अदा करो आप, है ना, ऐसा ऑप्शन। और बोलिए, और क्या पूछना है? और कुछ पूछना है बताइए। अच्छा, कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे कुछ रिश्तेदार जो है जद्दा उतर के एहराम पहनते हैं, और कुछ लोगों के ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो हम मदीने से या रियाद से दमाम आकर के हम लोग एहराम पहन करके उम्रा करते हैं, तो हम बॉम्बे से ही एहराम पहन करके क्यों जाएं? उनका सवाल ये होता है। तो देखिए, जब आपने बुकिंग के वक्त में ही ये ख्याल कर लिया, ये इरादा कर लिया कि आप उम्रा के इरादे से ही जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आप उम्रा करने ही जा रहे हैं, तो आपको एहराम की पाबंदियां आपको बॉम्बे से ही लगना शुरू हो गई। तो बीच में जो आपको मिकात लगेगी वही आपकी मिकात है, उसको क्रॉस करने से पहले आपकी नीयतें और आप एहराम में पाबंद हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार है जो जद्दा में रहते हैं या दमाम में, सऊदी अरब के कोई दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, और आपको ये पता नहीं है कि आप उम्रा करने कब जाने वाले हैं, तो आपको जब यही पता नहीं है कि आपकी पाबंदियां कितने दिन चलने वाली है, तो आप इरादा भी नहीं करोगे। जैसे कि मैं कोई बिज़नेस के सिलसिले में मैं जद्दा जा रहा हूँ और मुझे पता है 4-5 दिन वहाँ लगने वाला है, बराबर है, और मैं पहुँचा और वहाँ जद्दा पहुँचा, मैंने अपना काम वाम कर लिया और 4 दिन का काम आधे घंटे में हो गया, दो दिन में हो गया, अब मैं फ्री हो गया, तो मैं बोलूँगा चलो अभी मैं उम्रा करना चाहता हूँ, तो फिर मैं मिकात से एहराम पहन करके नियत करके मैं फिर दाखिल हो जाऊँगा, तो वो भी गलत नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो वहाँ पे लोकलाइट्स काम करने वाले रहते हैं, वो लोग जिद्दा आते हैं और या फिर मस्जिद आयशा जाते हैं, मस्जिद ज़ौराना जाते हैं, या ताइफ जाते हैं, या रियाद या दमाम की तरफ जाते हैं, एहराम पहन करके वापस हरम की हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से इरादा करके ही जा रहे हैं कि हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ का भी मेरे को ख्याल करना है। आप कुछ पूछ रहे थे आप? जैसे आप बोले कि लेट हो जाएगा तो फिर होटल में सो के दूसरे दिन करेंगे सुबह। हाँ, अभी देखिए, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर फ़्लाइट हमारी डिले हो गई, लेट हो गई, है ना, तो उसमें आप अगर सो जाते हो, फ़्लाइट में भी सो गए या होटल में भी पहुंच कर के आप सो गए, तो आप एहराम से फ़ारिग नहीं हुए। कई सारी मर्दों के दिलों में ख्याल क्या आता है कि मैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं नीचे का कपड़ा और ऊपर का कपड़ा पूरा निकाल करके मैं टंगा देता हूँ और टंगा करके मैं वॉशरूम यूज़ करता हूँ, तो क्या मैं एहराम से फ़ारिग हो गया? एहराम सिर्फ कपड़े का नाम नहीं है, कपड़ा एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन आपकी नीयत ही आपका एहराम है। तो आपने जब ये ख्याल कर लिया कि मैं एहराम में हूँ, तो कपड़ा निकाल के रखने से आप एहराम से फ़ारिग नहीं हो रहे, आप पूरा बरहाना होकर के फ्रेश होकर के फिर आप वापस लपेट लो, आप एहराम में ही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं होटल पहुंचा, होटल पहुंच करके मैं जो है 1-2 घंटा 3 घंटा आराम कर लूँ, आप आराम कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सोने की वजह से जो है मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, आपको ये ख्याल अगर आता है, तो आप अवॉइड करेंगे, बराबर है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं फ़्लाइट में सोया, मेरे ख्याल कहीं और चले गए और मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होटल पहुंचो, कपड़ा चेंज कर दो, नया कपड़ा लेने से पहले गुस्ल कर लो और नया कपड़ा आप लपेट ले सकते हो, बराबर ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मैं जब सफ़र में रहता हूँ, या नॉर्मली हर किसी शख्स को जो है ना पसीना बहुत जाता है, तो उसके हाथ पैर गीला होना शुरू हो जाते हैं,
तो उसको नहाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, होटल पहुंचने के बाद में कपड़े निकाल करके जा करके जो है नहाते हैं। तो उस वक्त नहाते वक्त में ख्याल ये रखना चाहिए कि आप शैम्पू नहीं लगाएंगे, आप साबुन नहीं लगाएंगे, आप कोई खुशबू वाली चीज़ नहीं लगाएंगे। आपको खाली अपने जिस्म पे से पानी बहाना है, और इस कदर पानी बहाना है कि आपका जिस्म पूरा तर हो जाए, भीग जाए। और जैसे हम लोग घिस घिस के नहाते हैं, ऐसे नहाए और बाल मेरे घिसने की वजह से झड़ रहे तो मेरे ऊपर दम लागू होगा। लेकिन आपके खाली पानी डालने से अगर बाल अगर झड़ रहा है, आपके घिसने की वजह से नहीं झड़ रहा है, तो आप पे कोई दम लागू नहीं है ना। तो आप फ़ौरन उसी को फिर दूसरे नए कपड़े को आप लपेट लो, लपेट करके आप फ़ौरन जा करके उम्रा कर लो। अच्छा, अब मैं बीच बीच में वज़ू करता हूँ, तो मेरे को आदत है वज़ू करने के बाद में कपड़े से मुंह पोंछने की, बराबर है। तो एहराम की हालत में आपके मुंह पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, बराबर है ना। तो लोग क्या करते हैं, अपने एहराम से ही अपना मुंह पोंछ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप खाली ऐसे ही कर लिए, ऐसे साफ कर लिए, ठीक है, और हवा से सूख जाने दो उसको, बराबर है। अब कुछ औरतें जो है नकाब पहनती हैं, तो नकाब पहनते हैं तो एहराम की हालत में जो है उनके मुंह पे फिर कपड़ा लगता है। तो उनके लिए हम लोग क्या गाइड करते हैं, टोपी आती है ना नॉर्मली, जो स्पोर्ट्स कैप आती है, वैसे स्पोर्ट्स कैप ब्लैक वाली ले लेने का, और आपका पर्दा जो है वो कैप के ऊपर सामने से लटका लेने का। तो आपका पर्दा भी हो जाएगा और आपके चेहरे पे कपड़ा भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल करना है। और पूछिए, और क्या पूछना है, और कुछ कुछ याद आते जाए तो आप नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट टाइम पे जब अपन प्रोग्राम रखेंगे तो उस प्रोग्राम के अंदर फिर हम ये सारी चीज़ों की क्वेश्चन आंसर करेंगे। और फिर देखो, ये सारी चीज़ें समझाने की वजह क्या मैं आपको बताता हूँ कि हाजी ये सारी चीज़ें सीखता नहीं है, सिर्फ पैसे की तैयारी करना ही उसको लगता है कि मेरा उम्रा हो जाएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद में जब सब लोगों को देखता है कि सब अपने अपने लगे हुए और मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाता है। खुद का गुस्सा होता है उसका, लेकिन वो गुस्सा अपने रिश्तेदारों पे, खाने पे, होटल पे, तकलीफ़ों पे निकालता है। एक तो उसने तैयारी नहीं की होती है। तो ये प्रोग्राम रखने की वजह ये है कि आप पूरा मेंटली, फिजिकली, सब इमोशनली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको क्या क्या करना है। और जब आपने तय कर लिया कि महीने भर के बाद में, 1.5 महीने के बाद में आपको जाना है, तो आपकी पैदल चलने की आदत बढ़ जानी चाहिए। अब हम 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में की दूरी के लिए अपन बाइक लेकर के जाते हैं, है ना। और वहाँ जाने के बाद में आप क्लॉक टावर क्यों नहीं लेते? क्लॉक टावर से भी हरम शरीफ पहुँचने के लिए, काबे तक पहुँचने के लिए 15 मिनट लगता है। फिर तवाफ़ करने के लिए, नीचे से तवाफ़ करने के लिए आधा पौना घंटा लगता है। फिर सफ़ा मरवा की सही करने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता है। इतनी चलने की मुझे आदत नहीं है। अगर मेरी उम्र 50 साल के ऊपर है तो मेरे को नंगे पैर चलने की आदत नहीं है, और मेरे को 24 घंटा एसी में रहने की आदत नहीं है, और पत्थर पे चलने की आदत नहीं है। तो यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है, हर 15-15 मिनट में लोगों को यूरिनेट होना शुरू हो जाता है, और बार बार उनका वजू टूट रहा होता है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड ऐसे होते हैं, अब बोल भी नहीं सकते, और खुद से नाराज़गी भी होती है। तो वो एकदम शांत और दुख में बैठे हुए रहते हैं कि अब मैं इतना पैसा खर्चा करके आया, मेरे अरकान ख़राब हो गए, मेरा कपड़ा गलीज हो गया। तो उनके दिल में सारे ख्याल चल रहे होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन को आने से पहले आप पूरा तैयार करो, ठीक है। इसलिए अपने पेरेंट्स को पहले से ही तैयारी करके कम उम्र में भेजने की कोशिश करनी चाहिए, या खुद इंसान को पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब होटल में जो आपको पानी मिलेगा नाश्ता करते टाइम पे, खाना खाते टाइम पे, वो पानी जमजम नहीं है, वो नॉर्मल पानी है। तो हम लोग हाजियों को क्या सजेस्ट करते हैं, यहाँ भी नॉर्मल पानी पी रहे हैं, वहाँ पे भी जाके क्यों नॉर्मल पानी पीते हैं आप 1 लीटर 2 लीटर की 20 लीटर की बोतल ले लेने का। जब आप अपने रूम में आएंगे जाएंगे, तो आप जब हरम शरीफ आएंगे जाएंगे, तो खाली बोतल लेके जाने का, जमजम भर लेने का उसके अंदर, और 5 टाइम आप खाना खाते टाइम पे भी अपनी पानी की बोतल लेकर के जाओ और जमजम पीते रहो। मदीने में भी आप कर सकते हैं। फिर 15 दिन के बाद में तो आपको यहीं आकर के वही पानी पीना है, तो आप वहाँ रह करके 15 दिन फिर वही पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते, है ना। एक वो चीज़। और कुछ पूछना है? और कुछ? हाँ, लॉन्ड्री वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज होती है। लॉन्ड्री मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ की जैसी लॉन्ड्री नहीं होती है। यहाँ के जैसा जो है आपको डिटर्जेंट डाल करके, पानी में खंगाल करके कपड़े नहीं मिलते। वो लोग क्या करते हैं, एक गर्म भाप की मशीन के अंदर कपड़े डालते हैं और एक प्रेशर से उसको वो हवा से पुश करते हैं, तो रेशे रेशे में से हवा निकल जाती, तो वो कपड़े उनके हिसाब से धुल गए। फिर वही कपड़े को वो लोग फोल्ड करके जो है, हमको इस्त्री भी नहीं करते हैं, फोल्ड करके प्लास्टिक में पैक करके दे देते हैं। अगर आपको इस्त्री की हुई कपड़े पहनने की रेगुलर आदत है, तो एक छोटी सी हल्की सी इस्त्री आप अपने साथ में रख लो, ये सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर आप बाहर कराएंगे, आपकी होटल के नीचे है लॉन्ड्री वाला,
खाली कपड़े इस्त्री करके देने का 15 रियाल है, तो यहाँ के हो गए मेरे 300 रुपये, बराबर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका फ़ायदा होगा, ऐसे इस्त्री रख लेने का। और क्योंकि एक ही बार धुला हुआ कपड़ा है, कपड़े ज़्यादातर लोग नए कपड़े लेकर के जाते ही हैं, तो एक बार पे ना दूसरे दिन फिर फ़ौरन आप नहा के पहनने वाले हैं। होटल में एसी है, हरम में एसी है, जो आपका 5 मिनट 6 मिनट का 7 मिनट का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वही आपका टाइम डिफरेंसेस है जो बाहर आप निकल रहे हो। बाकी तो आप हरम में और होटल में ही हो, तो ज़्यादा कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप ये लेके जाओ, इससे अपने साथ में लेकर के जाओ। और जो घर के जो छोटे कपड़े रहते हैं, ठीक है, वो आप जो है रूम में ही जो है डिटर्जेंट अपने साथ में लेकर के जाओ, आप उसको वहीं पे धो करके रूम में सुखाने के लिए डाल दो, वो हम लोग लॉन्ड्री में नहीं डालते हैं, बराबर है। तो जो बड़े कपड़े हमारे होते हैं तो एक प्लास्टिक की थैली देते हैं, थैली के अंदर डाल देते हैं और हम लोग मार्कर से उसके ऊपर रूम नंबर लिख देते हैं। और फिर खाने के टेबल पे, स्पेशली रात के खाने पे जो है हम लोग लॉन्ड्री वाला बैठा हुआ रहता है, उसको हम लोग कपड़े दे देते हैं, फिर वो दूसरे दिन वो कपड़े लेकर आके दे देता है। तो जिस दिन हम लोग मदीने निकलने वाले रहते हैं उससे एक दिन पहले हम लोग कपड़ा नहीं डालते हैं, क्योंकि हम दोपहर में निकलने वाले रहते हैं और लॉन्ड्री वाला रात में लेकर के आएगा, तो वो चीज़ का मेरे को ख्याल करने का है, बराबर है। कपड़े डालते वक्त में प्रॉपर तरीके से जेब खाली करके डालेंगे, क्योंकि एक बार रियाल वगैरह अगर चले गए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वापस आएगा, बराबर ना। और कपड़े बराबर गिन के डालना है। औरतें स्पेशली अपना स्कार्फ के लिए बहुत लड़ते हैं वहाँ पे कि मेरा स्कार्फ नहीं लेकर आके दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। तो जो गिन के दे रहे हो गिन के बताओ और गिन के लो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ सबसे मोटा बात मैं बात बोलता हूँ कि आप जिस भी टूर वाले से बुकिंग कर रहे हैं, टूर वाले ने आपको फ़्लाइट बोला, टूर वाले ने आपको होटल बोला, टूर वाले ने आपको खाना बोला, टूर वाले ने सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है, बराबर है। लेकिन आपके दिल में ये ख्याल भी रहना चाहिए, जाने अनजाने में कभी ट्रैवलिंग का सफ़र का वक्त है, कुछ तकलीफ़ अगर आपको आई तो आप ये सोचो कि अल्लाह की भी मर्ज़ी हो सकती है। ये भी आपके, क्योंकि जितने डरे हुए आप हैं ना, उससे कई ज़्यादा गुना डरे हुए हम हैं। एक तो सबसे बड़ा डर है कि सिर्फ एक आदमी का टिकट और वीज़ा नहीं है, 50 आदमी का टिकट और वीज़ा, 50 आदमी का सारा शेड्यूल प्रोग्राम वगैरह सेट करना होता है। लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस होने की वजह से हम लोग उसको सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कायदे कानून इस तरीके से नए नए आ रहे होते हैं, तो वो भी हमारे लिए नए नए रहते हैं, बराबर है। हमको भी हर वक्त में नई चीज़ें सीखने को मिलती है। हाजी हमको सिखा करके जाता है, हम ये पहले से तय नहीं करते कि हमको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना है। ये हमारे में चीज़ें तब आती है जब हाजी कुछ गलतियां कर रहा होता है, तो हमारा काम है उसको बताना, और नेक्स्ट टाइम पे हम वो पाबंद कर देते हैं दूसरे हाजियों पे, है ना। तो हमारे लिए भी सीखने का वजह बनती है और आपके लिए भी सीखने का वजह बनती है। तो आपके भी दिल में ये ख्याल रहना चाहिए कि कुछ गलतियाँ तुमसे भी हो रही हैं। जब अल्लाह ताला जब आपकी गलतियों की माफ़ी करने के लिए जा रहा है, तो ये ख्याल लेकर आओ कि मैंने कितने लोगों को माफ़ किया। अगर मैंने कितने लोगों को माफ़ नहीं किया, हर किसी का मैंने बदला लिया है और हर किसी से मैंने हिसाब व किताब किया है, तो अल्लाह ताला तुमसे भी हिसाब व किताब करेगा, है ना। अगर आपका दिल नरम है, आपने हर किसी को दरगुजर किया, तो फिर ये मान लेना अल्लाह ताला तुमको भी दरगुजर कर देगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो वादा कर रहा हूँ, मैं जो होटल बोल रहा हूँ, मैं जो खाना बोल रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा की बातें मैं कर रहा हूँ। कभी देर हो गया, कभी खाना ठंडा हो गया, खुदा ना करे, है ना, कभी फ़्लाइट लेट पहुँच गई हमारी, बराबर है। तो क्या हम घर में सारी चीज़ों को मैनेज नहीं करते? हम करते ना मैनेज। तो हम भी उसी घर से आते जिस घर से आप लोग आते हैं। तो सब हाजियों को हम बोल बोल के समझा के हम लोग थकते, लेकिन हाजी बोलता है मैंने तो पैसा पे किया है ना, मैंने तो पैसा पे किया है। आप यकीन माने कि हम जितने यहाँ वादे कर रहे होते हैं ना, और वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले हमारी दुआ ये निकलती है, अल्लाह के मैंने जो जो वादे किए हैं, मेरे उस सारे वादों पे मेरे को खरा उतार। वरना और दिल में खौफ इस बात का रहता है कि क्या मैंने जानबूझ करके गलती की है, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते कि पता नहीं आइंदा हमारा वापस आना होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह ताला हर किसी को एक जिम्मेदारी दे करके दुनिया में भेजा है। अगर हमको ये वक्त और ये चीज़ दे करके भेजा है कि आप मेरे चाहने वालों को लेकर के आओ, अगर हमने कोई गलती की तो हमको ऐसे ऐसे फटके और ऐसे ऐसे नुकसान होता है ना, तो हमारा सबसे पहला ख्याल यही जाता है कि शायद मेरी वो गलती की सज़ा है ये। तो ये दिल जो है ना हमारा डर रहा होता है। लेकिन आज की तारीख में टूर वालों का नाम इतना बदनाम हो गया, और वाकई कुछ टूर वालों ने ऐसी हरकतें की है जिसके वजह से जो है लोग जो है ना थोड़ी सी भी मुरव्वत नहीं करते हैं। ऑनलाइन होने की वजह से ऑनलाइन फटाफट ड्रिल बन जाती है, फटाफट, हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो अंदर ही अंदर वो बेचारा ऐसा घुट रहा होता है कि वो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है।
तो ठीक है, अल्लाह की मर्जी है, वो भी हमारा टेस्ट है, वो भी हम सोचेंगे वो भी हमारा टेस्ट है। इधर से ही जाओ। ये इंशाल्लाह। पासपोर्ट जैसे कोई जान और पहचान उधर का लेके तो घूमना है अपने- कि नहीं, पासपोर्ट वगैरह क्या होगा, जो पासपोर्ट आपके पास रहते हैं ना, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कभी कभी हाजी इधर उधर बैग वैग घुमा दिया तो हम लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट सारे जमा करते हैं, जमा करके हमारे पास रख लेते हैं। लेकिन अब हमने कुछ दिनों से क्या शुरू किया कि भाई आपके पासपोर्ट की जिम्मेदारी आप ही रखो, क्योंकि कभी पासपोर्ट मेरे पास रह गया, बराबर ना, अगर मैं बैग भूल गया तो सबके पासपोर्ट गए, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते कि आपके पासपोर्ट की जिम्मेदारी आप ही लोगे, अगर गुमा कुछ भी हुआ तो उसका खर्च जो भी आएगा वो फिर आप ही बेयर करोगे, आपको हम गाइड कर देते हैं। तो ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह सब अपने साथ ही आप रखो संभाल के, बच्चे हैं तो उनके पासपोर्ट भी आप अपने साथ में रखेंगे। अभी दिए आपको तो ये अभी कभी अपने को हम लोग अभी देखो, जिस दिन आप एयरपोर्ट पे मिलेंगे उस दिन ही मैं आपको ये ओरिजिनल पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा वगैरह उस दिन आपको मैं दूंगा। और एक दिन पहला, जैसा कि मान लो हमारी 21 तारीख की फ़्लाइट है, तो 20 तारीख की शाम तक के मैं आपको वीज़ा और टिकट वगैरह आपके व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूँगा, और कॉपीज़ है वो सारी प्रिंट आउट वगैरह हम लोग लेकर के आपको आएंगे वहाँ पर पे, ठीक है। और कुछ पूछना बोले? अभी आप बोले थे ना ऐसा तवाफ करते करते कभी बीच में किसी को हाँ हाँ तो वो जाके करके आए, हाँ फिर हम लोग तो आगे बढ़ गए। हाँ, या तो मैं फिर वो पीछे आगे बढ़ गए, जो आगे बढ़ गए वो आगे जा कर के मकाम इब्राहिम के पीछे बैठे हुए रहेंगे जब तक कि इनका पूरा कंप्लीट। रुक सकते हैं। हाँ, रुक सकते हैं। अगर आप थक गए तो आप थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जाके मैं होटल जाके खाना वाना खा के 2 घंटा नींद लेकर के आऊँ, मैं वापस से फिर सफ़ा मरवा की सही करूँ, क्योंकि कुछ हाजियों ने ऐसी हरकतें भी की है कि थक गए, तवाफ़ किए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए और होटल आ गए, होटल आकर के खाना वाना खा करके नींद कर लिए, फिर आकर के सफ़ा मरवा की सही कर रहे। ऐसा नहीं करना है, इतना कंफर्टेबल नहीं होना है आपको। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आप चल नहीं पा रहे, आपके पैरों में तकलीफ़ है, तो आप थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ ना, बैठ जाओ, 2 घंटा वहाँ वहीं बैठ जाओ, आधा घंटा वहीं बैठ जाओ, और फिर आप पूरे अरकान कंप्लीट करके पहुँचो, है ना। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी भी हरकत करते हैं, मालूमात नहीं है, पूछते नहीं है, ऐसा होता है मामला। लोग बिना शूज के तवाफ करते हैं। हाँ, पूरे ये नंगे पैर ही है तवाफ। अभी कुछ कुछ लोग ऐसी हरकत करने लगे कि चप्पल पहन करके भी, शूज़ पहन करके भी, सॉक्स पहन करके भी। जब एहराम बोला है कि सिला हुआ कपड़ा आपको नहीं पहनना है, तो आप शूज़ पहन करके क्यों तवाफ कर रहे हैं? एक बार अगर नंगे पैर चल लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी ना। हाँ, पहनते हैं ना, करते हैं कुछ लोग, हाँ पहनते हैं, करते हैं ऐसे, ठीक है।